स्टार्ट हो गया रे? हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज स्टार्ट हुआ क्या? दिखा है आप लोगों को? हेलो, मेरा मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं? साउंड আসছে সবাইকে? কথা ओके। अभिषेक, स्नेहेश, नंदिनी, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके हाँ सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियाक्षी। गुड मॉर्निंग प्रियाक्षी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा सर, चलो गुड मॉर्निंग सबको फिर से। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ यही पढ़ना है सर। तो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ जो है सर, हमारे देश में जो जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक कंप्लीट जनरल आइडिया देता है, जनरल कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि देश का जो नियम कानून है ये कैसे चलता है। इसके ऊपर बेस करके डिफरेंट एक्ट्स भी बना हुआ है जो आपको एग्जीक्यूटिव लेवल में सीएस में पढ़ना पड़ता है। नॉट जस्ट इन सीएस, और भी बहुत सारे करिकुलम में इसको पढ़ाया जाता है, स्पेशली लॉ, जो लोग लॉ में स्पेशलाइज करते हैं, एलएलबी वगैरह करते हैं। लेकिन सीएस में ये मतलब ये पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ को इसलिए दिया गया बिकॉज एक कंपनी सेक्रेटरीज का ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्योंकि जब वो किसी कंपनी में एज ए सेक्रेटरी होता है ना, उसके ऊपर ऐसे तो कंपनी रिलेटेड मैटर तो ज़रूरी होता ही उसको संभालना, साथ में जो जनरल एरिया है, ठीक है, जनरल लॉ का जो एरिया है, क्योंकि ये कंपनी भी एक सोसाइटी का पार्ट है तो उसके साथ भी जनरल लॉ टोटली कनेक्टेड है। तो इसीलिए सीएस को जनरल लॉ के अंदर अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ द रीज़न ये सब्जेक्ट आप लोगों के अंदर इतना मतलब पॉपुलरली पढ़ाया जाता है, स्पेशली कॉमर्स सेक्टर्स में, मतलब ये जो प्रोफेशनल एरिया में सीएस के लिए। ठीक है, ये सब तो आप लोग कम ज़्यादा जानते हो। तो ये जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग लास्ट वीक जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, आप लोगों को याद होगा, मैं ज़्यादा मतलब लंबा क्लास नहीं करा पाया था, बट मुझे इतना याद है कि स्टार्ट हुआ था एक टॉपिक लास्ट वीक, दैट इज़ इंडियन स्टैम्प एक्ट। याद है क्या आप लोगों को? 1899। हाँ सर, एक बार मुझे बताइएगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैंने स्टार्ट किया था, बट अभी भी उसको काफ़ी सारा चीज़ें बताना ज़रूरी है। ऐसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ कि अभी चल क्या रहा है। अभी पूरा जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक में इंट्रोडक्शन एंड स्पेशली कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि ये ईच एंड एवरी लॉ क्या है, तो फिर आगे जो क्वेश्चन आंसर एज वेल एज सेक्शन ओरिएंटेड जो बातें होंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हर एवरी वीक कोई ना कोई न्यू लॉ डिस्कस कर रहा हूँ जनरल लॉ के अंदर, ठीक है। तो जिसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, रियल लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है। और ईच एंड एवरी लॉ इज वेरी वेरी कनेक्टेड विद आवर डेली लाइफ, ठीक है। हर एक लॉ, जैसे आज का जो लॉ है ना, देखो ना, जैसे जो लास्ट वीक में स्टैम्प एक्ट चालू किया था उसी को मैं आज कंटिन्यू करूंगा। जो लोग लास्ट वीक नहीं थे, डोंट वरी, उनको मैं लास्ट वीक का क्लास शेयर कर लूंगा, अगर बाई चांस अगर आप नहीं थे तो ये स्टैम्प एक्ट 1899 में आज पूरा डिटेल्स बात करेंगे। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग कोई कोई जो जो टॉपिक कर चुके हो, ठीक है, जो टॉपिक बाकी है वो आगे आगे कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं फिर से हर एक चैप्टर को रिवाइज भी करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, सेक्शन ओरिएंटेड बात भी होंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है सर। तो मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ, आप लोग मुझे एक बार बताइए तो सर, स्क्रीन शेयर है या नहीं? ओके सर, ठीक है। तो ये स्टैम्प एक्ट 1899 के अंदर, ये 1889 लिखा हुआ है इधर, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये देखो यहाँ पर 1899 मतलब उसको रेक्टिफाई कर चुके हैं। तो 1899
स्टैम्प एक्ट क्या है नहीं है ये मैं लास्ट वीक स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक लेटेस्ट में हम लोग क्या क्या लॉ पढ़ चुके हैं और क्या क्या लॉ पढ़ना बाकी है, ठीक है। ऐसे तो पढ़ना बहुत सारा चीज़ सब बहुत लोगों का बाकी है, किसी किसी का ऑलमोस्ट हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं एक बार आपको गो थ्रू कराता हूँ कि हम लोग क्या क्या टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं लेटेस्ट ट्रेंड में। और डोंट वरी, फिर से सभी चीज़ें मैं रिवाइज भी कराऊंगा और पूरा राउंड करूंगा, तो फिर जिसका जो भी बाकी है सभी का सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली आपको क्या क्या टॉपिक कवर करता है, देखो सर। एक तो है सोर्स ऑफ लॉ, आई विल डिस्कस सर अगेन, मैं इसके ऊपर फिर से बात करूंगा, तो अगर किसी का सोर्स ऑफ लॉ नहीं हुआ है तो उनके साथ फिर से मैं बात करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। भारत का संविधान, ठीक है, ये संविधान बहुत जरूरी है, जैसे कि एंट्रांस में भी ये करा जाता है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव लेवल में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अच्छा खासा वेटेज रहता है सर क्वेश्चन वगैरह पूछने में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों ने किया एक बार ठीक है, जो नहीं किया फिर से करेगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग सर। कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज मतलब बहुत जरूरी क्या, मतलब मैं तो बोलूंगा हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में जो पूरा देश चलता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना सभी को जरूरी है, नॉट जस्ट कि जो लॉ का स्टूडेंट है उन्हीं को जरूरी है, सभी को जरूरी है थोड़ा बहुत कॉमन सेंस बिल्डअप करना कि संविधान क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो, ठीक है। ओके, बाद में बात होंगे सब। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं अगला वीक में मतलब अपकमिंग वीक्स में लूंगा सर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, मैं फिर से रिस्टार्ट करूंगा, तो ये सब बातें करेंगे। अच्छा, लेटेस्ट में मुझे जितना याद आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने कराया, लॉ ऑफ टॉर्ट मैंने करा दिया था, अगर किसी का मिस है तो फिर से लॉ ऑफ टॉर्ट कराऊंगा। लिमिटेशन एक्ट में हाल फिलहाल में बातें हुए सर। सिविल प्रोसीडियर कोड 1908, ठीक है, इसमें भी बात की। ईच एंड एवरी एक्ट इज टोटली डिफरेंट, हाँ, हर एक लॉ एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जैसे कि बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ में जैसे देखते हैं कि वहां पर हर एक लॉ अपने आप में ही एक मतलब कनेक्टेड है सर, मतलब जैसे कंपनी लॉ का ईच एंड एवरी चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड तो जरूर होता है, बिकॉज वो कंपनी लॉ है, ठीक है। बट ये जनरल लॉ है, हर एक चीज का एक अलग अलग जनरल पर्सपेक्टिव है। ऐसे कनेक्शन यहाँ पर भी दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं दिखते, जैसे पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, ये सब कनेक्टेड हो जाता है, बट फिर भी ईच एंड एवरी एक्ट इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी लॉ इज डिफरेंट, ठीक है। तो आप इसलिए हर एक लॉ को अलग से सोचने का आपको आदत डालना होगा। क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, ये भी मैं लेटेस्ट ट्रेंड में एक बार बात कर चुका, मैं फिर से बात करूंगा। एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, ये एक चैप्टर है सर, ये कंपनी लॉ के अंदर भी बताना जाता है सर। स्पेशल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, जैसे वो एनसीएलटी वगैरह का जो बातें हैं, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बोला है, ठीक है। एक सेकेंड, किसका क्या प्रॉब्लम। अच्छा, फिर सर अभी जो बात करेंगे दैट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट। लास्ट वीक आई थिंक इससे पहले वाला वीक में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशंस पे मैंने बात करना चालू किया था, ठीक है। 1996 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बहुत वाइटल एक्ट था सर, बहुत वाइटल एक्ट था, ठीक है। अच्छा, आज जो बातें होंगे सर ये स्टैम्प एक्ट 1899 पे होंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, ये हाल फिलहाल में मैंने कराया। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 17 लॉ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सर, इस पर पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये एक एक लॉ आपको अंदर से जानना होगा। अगर आप लॉ का मतलब समझ जाओगे कि क्यों ये लॉ बनाया गया है, तो आप उसके ऊपर बेस करके जो भी इसका केस लॉज बनता है, जो भी केस स्टडीज बनता है, जो भी सेक्शंस वगैरह बना हुआ है, आपको तब भी समझ में वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं इसलिए कर लिया, एक बार आपको रिकॉल करा दिया कि आप लोग जिस पर्टिकुलर टॉपिक में हो या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हो, आप कहाँ हो, किस लेवल पे जाना है, ठीक है। जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो उनको भी समझ में आ जा रहा है सर कि अभी क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ बाकी भी है, ठीक है। किसी किसी ने काफ़ी सारा लॉ का मतलब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, आगे क्वेश्चन आंसर बिल्ड करना बाकी है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को स्टैम्प एक्ट में लेके चलता हूँ सर, जो मेरा लास्ट वीक का स्टार्टिंग था, मतलब लास्ट वीक मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आज, ठीक है। एक बार लास्ट वीक डिस्कशन भी फिर से कर लूंगा, डोंट वरी। 353 में है ये तो, ये कनेक्शन हुआ रे आप लोगों को, बोलो हेलो सर, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो भी समझा रहा हूँ।
हाँ सर। ओके सर। ठीक है सर, ये स्टैम्प एक्ट के ऊपर ना बहुत सारा चीज़ बताए हैं और लिखाएंगे भी, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं लास्ट वीक कुछ चीज़ लिखाया था, एक बार मैं आपको शेयर करता हूँ। चलो एक बार मुझे देखो सर, एक बार आप लोगों के पास जो लोग लास्ट वीक स्टैम्प एक्ट किया था उनको पता होगा, जो लोगों ने नहीं किया था जैसे प्रियाक्षी। प्रियाक्षी मेरा आवाज़ आ रहा है तुझे? यस सर। ठीक है प्रियाक्षी, ये स्टैम्प एक्ट का जो लास्ट वीक का क्लास था ना प्रियाक्षी, ये एक बार मेरे से ले लेना और ये लास्ट वीक का क्लास कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना और कॉन्सेप्ट भी बेसिक लेवल में समझा हुआ है। मैं फिर से एक बार आज भी बताऊंगा, ठीक है, तो सुन ले, दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो अब बात स्टार्ट करते हैं सर एकदम फ्रेशली स्टैम्प एक्ट में जो मैंने कराया था उसको, और जो आज न्यूली मुझे स्टैम्प एक्ट के बारे में बताना है, दोनों फिर से मैं बताता हूँ। ऐसे स्क्रीन में सभी कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जस्ट मैं एक बार आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ये स्टैम्प एक्ट है क्या, ठीक है। स्टैम्प एक्ट बोलते ही आपके दिमाग में, किसी किसी के दिमाग में तो बैठ गया है सर कि स्टैम्प एक्ट है क्या। वो स्टैम्प पेपर तो आप लोग बचपन से देखते हो। सर ये स्टैम्प पेपर का ज़रूरत कब पड़ जाता है? सर स्टैम्प पेपर का ज़रूरत पड़ जाता है जब हम लोग प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं। सर प्रॉपर्टी एक्सचेंज करना मतलब सर बड़ा सिंपल बात है कि प्रॉपर्टी, आज आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, आप किसी और को सेल कर रहे हो, या फिर किसी और का है आप खरीद रहे हो। ऐसे केसेस में ये स्टैम्प एक्ट का ज़रूरत पड़ता है सर, ठीक है। ये स्टैम्प एक्ट बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होता है, ठीक है। मतलब उसमें एक ओनर होता है जो ट्रांसफरर कहा जाता है सर, और एक ट्रांसफरी होता है जिसको एसेट ट्रांसफर किया जाता है ना। सर ये बात आप लोग जानते हो, ठीक है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बट ये सिंपल कॉन्सेप्ट भी मतलब बहुत सारा चीज इसके अंदर सीखने वाला है। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है बट जानने के लिए बहुत सारा चीजें हैं। जैसे ये आप लोगों को पता है सर कि सपोज ये घर है, ये घर दिख रहा है ना सर आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है। इसका ओनर आप हो, तो ये आप किसी को सेल करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट वीक मैंने ये सब कराया था, ठीक है। ए बी को अपना घर बेचना चाहता है, ठीक है, तो सेल करना चाहता है। तो सर सेल करेगा तो जो जिसको सेल करेगा वो कौन बन जाएगा? वो ट्रांसफर ही बन जाएगा। और जो सेल सेल के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है सर, सेल के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डीड, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो सर, इस तरह का स्टैम्प पेपर आप लोगों ने देखा है सर? हाँ सर, बोलो ना। इस तरह का स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल, हाँ आप लोगों ने देखा, जिसमें डीड बनाया जाता है। आजकल ऑनलाइन में भी होता है, ठीक है। आजकल ये सब चीज़ें ऑनलाइन में भी, मतलब ई, आजकल ई स्टैम्प आ गया सर, ठीक है। ऐसे होता है ना सर डीड, क्या रे, ऐसा डीड तो देखे होंगे आप लोग, बस देखा कि नहीं देखा इतना बताना सर। है दादा। तो ये सब डीड से क्या होता है कि किसी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी एक से दूसरे के पास जा रहा है। ये यहाँ पे देखो कितना सुंदर लिखा है, द डीड ऑफ सेल इज मेड, ये ड्राफ्ट किया हुआ है, ठीक है। ये सब भी आप लोगों को मैं बाद में और क्लैरिटी से दिखाऊंगा, ठीक है। द डीड ऑफ सेल इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे, ठीक है। आप किसी भी एग्रीमेंट पेपर घर में भी होगा, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। घर में भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई चीज़ें परचेस किया होगा, उसका डीड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं क्लास में ये सब चीज़ें और डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये स्टैम्प, मतलब ये स्टैम्प ड्यूटी क्या है सर? बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी और कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है। तो मैं आपको बस सिंपल तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने का, जो मैं लास्ट वीक नोट्स लिखा था उसी के हिसाब से चल रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो आपका देखो सर, फटाफट देखो, अभी नोट करने का जरूरत नहीं है। जिन लोगों का नोट नहीं है, जिन लोगों के पास है, वो कॉपी से खुद फिर से एक बार रीचेक कर सकते हो। ओनर है किसी प्रॉपर्टी का, जैसे ये प्रॉपर्टी का ओनर है ए, वो बी को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर क्या, किस तरह का ट्रांसफर चल रहा है? सेल हो रहा है। तो सेल के लिए सेल डीड बनाया जा रहा है, ठीक है। सेल एग्रीमेंट भी बोल सकते हो आप लोग। ये जो डीड या एग्रीमेंट जो भी बोलो आप, जैसे ये प्रॉपर्टी का दाम बताया जा रहा है 1 करोड़ का, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी का दाम बताया जा रहा है 1 करोड़ का, और ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से होगा, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेल डीड। सर ये पूरा चैप्टर समझने के लिए, ये स्टैम्प एक्ट 1899 समझने के लिए आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है? बिकॉज जो भी कुछ होगा ना इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से होगा। सर ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? सर लीगल इंस्ट्रूमेंट। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा है सर? सर लीगल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? आप समझ रहे हैं ना बात? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सबका नेटवर्क इश्यूज है बहुत ज्यादा, ठीक है? कैसा इंस्ट्रूमेंट है सर? लीगल इंस्ट्रूमेंट। अब लीगल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? तो लीगल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप किसी को अपना प्रॉपर्टी बेचोगे, ठीक है, या कोई आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स तो बन जाएगा लाइक सेल डीड वगैरह के थ्रू से, ठीक है? लेकिन अब ये सेल डीड के बदले गवर्नमेंट के पास आपको स्टैम्प ड्यूटी जमा करना होगा, जिसके कारण गवर्नमेंट रजिस्टर में उसको जमा करेगा। उसके लिए गवर्नमेंट के घर में एक लीगल फीस भी जमा करना होगा, ठीक है? तभी जाके ये स्टैम्प ड्यूटी कहलाएगा, और जैसे ये स्टैम्प ड्यूटी कहलाएगा ये लीगल ट्रांसफर भी तभी पॉसिबल होगा। जब तक गवर्नमेंट के घर में रजिस्ट्रेशन फीस या लीगल फीस जमा नहीं होगा तब तक ये लीगल चार्जेस तब तक ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफर है ना, ये एक इनवैलिड ट्रांसफर की तरह दिखेगा। मतलब इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं माना जाएगा, इसको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा। मतलब से फॉर एग्जांपल जो सेल कर रहा है उसके तरफ से भी और जो खरीद रहा है उसके तरफ से भी। तो गवर्नमेंट क्या करता है सर? सर गवर्नमेंट मतलब कौन सा गवर्नमेंट? सर गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट है। मैं आपको आज बताऊंगा कि गवर्नमेंट का क्या खेल है इस केस में। एक स्टेट का भी है, एक सेंट्रल का भी है, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही आपसे ड्यूटी कलेक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है। जैसे मैं लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली दिखा रहा था आप लोगों को कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है? कि मतलब चाहे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को लेके गया था सर, एक बड़ा ही फेमस वेबसाइट है, आप लोगों को पता होगा, ये प्रॉपर्टी को ही डील करता है, ठीक है? प्रॉपर्टी लेके ही डील करता है, 99 एकड़। और भी साइट है, आपको दिख जाएगा। इवन आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साइट्स में जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को बस इजी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था कि 99 एकड़ जैसा कंपनी जो काफी फेमस है प्रॉपर्टी डीलिंग्स में, यहाँ पर आप करेंट स्टैम्प ड्यूटी अक्रॉस स्टेट्स, मतलब ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, ये स्टैम्प ड्यूटी और कुछ नहीं, मैं आपको क्या बोला, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो बदले में सरकार के घर में आपको क्या जमा करना होगा सर? स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस जमा करना होगा। तभी जाके सरकार सेल डीड या इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, रजिस्टर करेगा, और किसी के लिए राइट क्रिएट करेगा, किसी के लिए एक्सटिंग्विश राइट क्रिएट करेगा। मतलब ये जो है प्रॉपर्टी का ओनर, इसके लिए क्या क्रिएट हो जाएगा सर? जो ओनर है वो एक्सटिंग्विश कर लेगा, मतलब अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसके हाथ में वो छोड़ देगा, और जो खरीदेगा उसके लिए क्या क्रिएट हो जाएगा? बाप रे बाप, आज तो बहुत मुश्किल हो रहा है नीट का। और जो सर खरीद रहा है मतलब ट्रांसफरी, जैसे हमारे इस एग्जांपल में बी था, ठीक है, उसके लिए राइट क्रिएट हो जाएगा कि अभी अब से ये प्रॉपर्टी इसका है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, ये स्टैम्प ड्यूटी क्या है? हाँ बोलो ना, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो भी बताओ। रियाक्षी तुझे समझ में आ रहा है? बताना रियाक्षी, बोल। ज्योति बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? आज मेरा आवाज प्रॉपर्ली नहीं जा रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, না স্যার মাঝখানে মাঝখানে কেটে যাচ্ছে। बीच बीच में कट रहा है क्या? सभी को प्रॉब्लम हो रहा है या किसी किसी को? प्लीज एक बार बताओ तो, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज है मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज आज वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है बंगाल में। किसी को भी क्लियर कट नहीं सुनाई दे रहा है? শোনা যাচ্ছে দাদা। समझ अच्छे? ओके, ठीक है। मतलब जिसका नेटवर्क इश्यूज होगा वो बाद में फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर बीच बीच में कट रहा है तो ठीक है, बट अदरवाइज आई होप कि समझ में आ रहा है कि ये स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? और स्टैम्प ड्यूटी का रेट का बारे में जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि भारत में डिफरेंट स्टेट डिफरेंट ड्यूटी लगा सकते हैं। सर ऐसा संभव है क्या? यस, ये स्टैम्प एक्ट में बोला हुआ है, ठीक है, कि डिफरेंट स्टेट डिफरेंट ड्यूटी मतलब डिफरेंट रेट चार्ज कर सकते हैं। सर कहाँ बोला हुआ है? सर आप लोग इंस्टीट्यूट के मैट में भी जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है? इंस्टीट्यूट के मैट में जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है, आपको यहाँ पर 3 लिस्ट दिखेगा,
एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर और एक का नाम है अमेंडमेंट एंट्री 44। इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। द अमेंडमेंट टू द सेंट्रल एक्ट इफेक्टेड बाय द स्टेट्स आर इन द शेप ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ द सेंट्रल एक्ट, एडिंग न्यू सेक्शंस, एडिंग सेपरेट शेड्यूल्स, मॉडिफाइंग इन शेड्यूल्स एटसेट्रा। सम स्टेट्स फॉर देयर कन्वीनियंस हैव पास्ड सेपरेट लेजिस्लेशन। कोई कोई स्टेट अपने हिसाब से सेपरेट लेजिस्लेशन पास कराते हैं टू कवर द मैटर्स कमिंग अंडर स्टेट डोमेन। As a result, the rate of stamp duties in different states on other instrument category differ from state to state for the same instrument. आप समझ रहे हो सर? सेम इंस्ट्रूमेंट सेल डीड ही है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेल डीड, ठीक है। एक ही सेल डीड है बट डिफरेंट स्टेट में उसका ड्यूटी का कॉन्सेप्ट अलग है, बिकॉज स्टेट के हाथ में भी अलग पावर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि ये स्टैम्प ड्यूटी है तो गवर्नमेंट टैक्स ही, बट डिफरेंट स्टेट का भी डिफरेंट नॉलेज आपको दिखेगा। जैसे देखो ना, स्टैम्प ड्यूटी रेट्स में आंध्र प्रदेश का ऐसे तो ये देखा जाता है सर ज्यादातर केस में 4% से लेकर 10% का ज्यादातर स्टैंडर्डाइजेशन देखा जाता है। आप देख सकते हो स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो भी प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर होता है उसमें आंध्र प्रदेश का स्टैम्प ड्यूटी रेट 5% है, अरुणाचल का 6% है, आसाम का 8.25 है, बिहार का डिफरेंट है सर, मेल टू फीमेल में जाएगा तो 5.7, फीमेल टू मेल में जाएगा 6.3, बाकी केसेस में 6%। ये मैं लास्ट वीक भी बताया था। छत्तीसगढ़ में 5%। गोवा में देखो सर प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से अप टू 50 लाख 50 लाख तक प्रॉपर्टी है तो 3.5, 50 लाख से 75 लाख की प्रॉपर्टी है 4%, 75 से 1 करोड़ 4.5, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है 5%, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टेट, सर बंगाल का भी दिखा दो सर, बंगाल का मोस्ट ऑफली 7, 7.5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। 6 यस 1 करोड़ तक का अगर प्रॉपर्टी है तो 6% का बंगाल गवर्नमेंट चार्ज करता है सर, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ काइंड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का आइडिया है। तो मोटा मोटी 4 से 10% का एरिया स्टैम्प ड्यूटी रेट के अंदर वैरी करता है, ठीक है। इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बिकॉज आपको मैं अभी दिखाया कि लॉ क्या बोल के रखा है सर, क्योंकि इसका तीनों लॉ है, स्टेट का भी है, यूनियन का भी है, और स्टेट डिफरेंट लॉ भी एंट्री 44 के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इसका और भी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को आगे आगे बात करते हुए करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पर लास्ट वीक जो हुआ था उसी को मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। एक केस 1 पढ़ा था जिसमें एक ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर्टी है, ओनर ने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया, बेसिकली उसके बदले में सेल बना, और ये सेल डीड तभी वैलिड बना, लीगल ट्रांसफर तभी कहा जाएगा जब आप उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, ठीक है। और तभी ट्रांसफरी के नाम पे ये राइट क्रिएट करेगा। सिमिलरली एक केस 2 भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। केस 2 में क्या बना था, ये प्रॉपर्टी था सर, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये गिफ्ट डीड में ट्रांसफर हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, ठीक है। गिफ्ट किया जा रहा है। ए प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, ये जो है बंदा ये प्रॉपर्टी का ओनर है सर, ठीक है। ए प्रॉपर्टी का ओनर है और बी ट्रांसफरी है, लेकिन ए जो बी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बी ट्रांसफरी है, ये गिफ्ट कर रहा है सर, गिफ्ट, ठीक है। ये देखो सर ये गिफ्ट है, तो गिफ्ट के लिए क्या डीड बनेगा, गिफ्ट डीड बनेगा। जैसे सेल डीड होता है वैसा गिफ्ट डीड भी बन जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? जैसे सेल डीड बन सकता है वैसे गिफ्ट डीड भी बन सकता है, आप देख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, डीड ऑफ गिफ्ट, ठीक है। ऐसा ही देखने में सेम होगा, बस उसमें लिखा रहेगा गिफ्ट डीड बोल के, ठीक है। तो ये गिफ्ट डीड क्या हो जाएगा सर, सर गिफ्ट डीड भी एक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है। और उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एकदम बिल्कुल आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये देखो सर, तो ये गिफ्ट डीड हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, ये रहा इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो लीगल ट्रांसफर तभी कहलाएगा जब इसका स्टैम्प ड्यूटी पे होगा, लीगल फीस गवर्नमेंट के घर में जमा होगा, और रजिस्टर उसको रजिस्टर भी करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ में, गवर्नमेंट जिसको एजेंसी देके रखा है रजिस्ट्रेशन करने का। और इसमें जो ओनर है उसका एक्सटिंग्विश होता है राइट, राइट एक्सटिंग्विश मतलब, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है अपना राइट छोड़ना। तो किसी को एक्सटिंग्विश करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और किसी के नाम पे राइट क्रिएट होता है। ये तो नॉर्मल है ना, ये सेल बाय जो भी होता है इसमें किसी का राइट चला जाता है और किसी के पास राइट आता है, तो जिससे चला जाता है उसका एक्सटिंग्विश राइट कहेंगे, जो ट्रांसफर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट के तहत, और जिसके पास आता है उसको राइट क्रिएट करना बोलते हैं सर। बस सिंपल मतलब लॉजिक से ही बात बन रहा है। एक सिनेरियो 3 भी देखे थे, इसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी एक्सचेंज क्या हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफर ही है, बट ये एक्सचेंज वाला हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सपोज मानो ए के पास एक प्रॉपर्टी है, बी के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन ए बोल रहा है तू मेरा प्रॉपर्टी ले ले, बी बोल रहा है मैं तेरा प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ए बी का प्रॉपर्टी ले रहा है सर, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ए बी का प्रॉपर्टी ले रहा है और बी
ए का प्रॉपर्टी ले रहा है, ऐसा कुछ खेल चल रहा है इन लोगों के बीच में। तो ऐसे केसेस में जो डीड बनता है उसको क्या बोलेंगे सब? हेलो, ये सब क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये सब चीजें आगे आगे आप लोग जब भी देखोगे ना, ये सब अंदर में आपको पूरा सेक्शंस वाइज आपको यही सब मतलब वर्ड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये सब एग्जांपल आप लोगों को मैं लास्ट दिन बताया था, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक्सचेंज डीड बन गया सर। एक्सचेंज डीड क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी बातें हैं सर इसमें, इंस्ट्रूमेंट को नहीं भूलना है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट लीगल कब बनेगा सर? जब बोला ना सर, स्टैंप ड्यूटी जमा कर दो गवर्नमेंट के घर में, जो भी एज पर रेट वगैरह जो भी है गवर्नमेंट के घर में जैसे ही जमा हो जाएगा। सर कौन जमा करेगा? सर नॉर्मल केस में तो ट्रांसफर ही जमा करते हैं, मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी जाता है नॉर्मली वो जमा करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रांसफर ही जमा करे स्टैंप ड्यूटी। कई बार ऐसे देखा जाता है कि ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों मिलाकर भी जमा करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में क्या एग्रीमेंट बन रहा है कि मतलब स्टैंप ड्यूटी कौन जमा करेगा, इसके लेके जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है इनके बीच में क्या बात बन रहा है वो भी एक मैटर करता है। बट जनरल सेंस में ट्रांसफर ही करता है। अरे ये तो आप लोग जानते हो ना। अरे कैसे जानते हो? आप लोग अगर घर में कभी भी सुने हो कि घर खरीदा जा रहा है, फ्लैट लिया जा रहा है, तो जिस दिन फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होता है या फिर घर जिस दिन रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के घर में जिस दिन या जमीन खरीदा गया, जमीन का जो भी स्टैम्प वैल्यू जमा किया गया, ठीक है, वो पर्टिकुलर डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उन्हीं के पॉकेट से खर्चा होता है ना। हेलो, अरे कल अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू नॉर्मल केस में, ठीक है, प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू नॉर्मल केस में किसके पॉकेट से निकलेगा? बायर। बायर के पॉकेट से। समझ रहे हैं ना? बायर मतलब जो ट्रांसफरी है ना। मतलब अगर आपके पास इस प्रॉपर्टी का मतलब राइट आ रहा है तो आपको ही देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये जनरल सेंस में यही है। बट कई बार ऐसे देखा जाता है कि अगर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों मिल के बता रहे हैं कि भाई हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जमा करेंगे तो वो जमा कर सकते हैं, ऐसा भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है। बट जनरल सेंस हो जाता है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये केस था एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी का। लेकिन इस केस में भी आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज करो ना, जिसके साथ मर्जी एक्सचेंज करो, ठीक है। लेकिन लीगल ट्रांसफर तभी कहा जाएगा जब तक आप स्टैम्प ड्यूटी जमा नहीं करोगे, तब तक वो लीगल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे राइट भी क्रिएट नहीं करेगा। जैसे देखो ना, ये ए का प्रॉपर्टी एक्सटिंग्विश कर रहा है, तब ए अपना प्रॉपर्टी त्याग कर रहा है। त्याग समझते हो ना सर? एक्सटिंग्विश करना यहाँ पर, ठीक है। और बी भी अपना प्रॉपर्टी एक्सटिंग्विश कर रहा है। लेकिन अब ए जब अपना प्रॉपर्टी छोड़ रहा है तो किसके पास जा रहा है? सर ऑब्वियसली बी के पास जा रहा है। तो ये लीगल ट्रांसफर होगा तो लॉ क्या बोलेगा कि मैं बी के नाम पे ए का प्रॉपर्टी को क्रिएट कर दिया, अब इस प्रॉपर्टी में बी का हक आ जाएगा। सिमिलरली क्रिएट राइट, ओके, ये राइट क्रिएट कर दिया, इसके लिए रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा रजिस्टर को, ठीक है। सिमिलरली बी का प्रॉपर्टी बी एक्सटिंग्विश कर दिया और वो ए के नाम पे राइट क्रिएट कर दिया। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन सभी केसों में लीगल ट्रांसफर या लीगल फीस जमा करने से, स्टैम्प ड्यूटी जमा करने से पूरा खेल को कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और एक केस भी यहां पर हम लोगों ने देखा था सर, प्रॉपर्टी लीज में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लीज में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब लीज ट्रांसफर कैसा है सर? लीज पे आप लोग जानते हो ना, इट्स टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म रेंट टाइप का, ठीक है। बहुत ही लंबा समय के लिए एक रेंट लिया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे मानो कि ए प्रॉपर्टी का ओनर है, ध्यान से बात को सुनिएगा, ये मैं लास्ट क्लास का बात कर रहा हूँ, ये प्रीवियस लेक्चर्स में बातें हुए थे, बट फिर से मैं इसको रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि एक बार रिवाइज कर देना चाहिए। तो जिसका प्रॉपर्टी है उसको, मतलब जो लीज में दे रहा है उसको कहते हैं लेसर, और जो लीज में ले रहे हैं उसको कहते हैं लेसी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ए जो है सर बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है कितने दिनों के लिए? 1 साल का भी हो सकता है, 99 ईयर्स का भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। लीज 1 साल का भी हो सकता है, 99 ईयर्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर। बट लीज और नॉर्मल रेंट में क्या फर्क होता है? नॉर्मल रेंट एक मंथली रेंट पे चलता है, बट लीज ना थोड़ा लंबा वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा। से फॉर एग्जांपल क्या बताऊं, जैसे मानो स्नेह के पास एक कार है। हाँ स्नेह, तेरे पास कार है? स्नेह को मेरा आवाज आ रहा है क्या? अच्छा, ओके, मानो कि स्नेह के पास एक कार है। से फॉर एग्जांपल स्नेह का कार का वैल्यूएशन चलो 8 लाख का कार है, ठीक है।
अब स्नेह को मैं बोला कि स्नेह देख मैं मेरे को एक कार चाहिए, तो मैं खरीदूंगा नहीं, तू मेरे को लीज पे दे दे, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ सर। तो मैं स्नेह का कार लीज पे लेना चाहता हूँ, तो स्नेह ने मुझे बोला ठीक है सर, ये कार अगर मैं नॉर्मली रेंट पे लगाता तो मेरा इतना भाड़ा आ जाता, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे 1 लाख जमा कीजिए, बस कार यूज कीजिए। मतलब 1 लाख से कार वो मेरे को लीज पे दे दिया, ठीक है। तो मैंने स्नेह को 1 लाख दिया और 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए वो कार मेरा, ठीक है। अब ये 1 साल 1 लाख देके मैं ये कार यूज करूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसा करते भी बहुत सारे लोग, ठीक है। ऐसा देखा जाता है कि अगर एक गाड़ी परचेस करने से खर्चा ज्यादा आ रहा है तो परचेस क्यों करें, उससे अच्छा है लीज ले लेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग दिमाग लगा के करते हैं। अगर कोई इमोशनल्स होते हैं वही परचेस करते हैं। कौन परचेस करते हैं? प्रॉपर्टी, चाहे वो घर हो या गाड़ी, परचेज वही करता है जो इमोशनल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब फाइनेंशियली कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो बहुत केस में देखा जाता है कि वो परचेज ना करके लीज पे लेके रेंट पे लेके चला लेते हैं, क्योंकि उसमें सस्ता पड़ता है। हाँ सर, ऐसा सच में है क्या? सच में है सर, मैं आपको ऐसा बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, कि आप रेंट पे लेके लीज पे लेके काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग हालत में रहोगे। अगर बाई कर लोगे तो आपका फाइनेंशियल कंडीशंस में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ओनरशिप, ऐसे ओनरशिप इसमें भी है, ये 1 लाख का लीज में आप लिए तो इसमें भी आप 1 साल के लिए गाड़ी आपका, बट हाँ, वो आप गाड़ी पे अपना ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। 1 साल बाद आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं मेरा गाड़ी है मैं नहीं देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, 1 साल के लिए आपका राइट कोई नहीं छीन सकता। दैट्स ट्रू। तो इस घर का भी सेम टू सेम ऐसा कॉन्सेप्ट था कि ए अपना बाड़ी, जो ये जो घर है वो बी को दे रहा था, ठीक है। तो इसके लिए एक डीड बनाया। क्या डीड बना सर? लीज डीड बना, ठीक है। 1 करोड़ का डीड है, ठीक है, हमारे इस एग्जाम्पल में बना था लास्ट वीक, ठीक है। इसमें ट्रांसफरर जो है ए है, ठीक है, वो अपना राइट एक्सटिंग्विश कर रहा है। लेकिन सर इसमें एक चीज हम लोगों ने लिखा था, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं, या फिर परमानेंट नहीं, ठीक है। फॉर द टाइम पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही ये एक्सटिंग्विश हो रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी फिर से ओनर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीज डीड के तहत क्या हो रहा है, अगर इसका लीगल ट्रांसफर होना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, लीगल फी गवर्नमेंट के घर में जमा होगा, रजिस्टर उसको रजिस्टर करेगा और ये राइट ट्रांसफर कर देगा बी के नाम पे। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? लीज डीड, ठीक है। ऐसे और भी चीजें हैं, पार्टनरशिप के केस में भी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल था, 2 भाई का कॉन्सेप्ट था। पापा का प्रॉपर्टी है, 2 भाई के बीच में क्या कर रहा है सर? 2 भाई, पापा का प्रॉपर्टी 2 भाई अपने बीच में बांट रहा है, ठीक है, ऐसा हो ही सकता है, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी दोनों भाई अपने अपने बीच में ट्रांसफर, मतलब बेसिकली अपने नाम पे कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, इसमें ओनर तो कोई नहीं, बिकॉज ये तो व्हील्स के थ्रू से मिला है ना सर, ठीक है। तो इसमें बस सिंपल करना है कि फर्स्ट फ्लोर भाई ए के नाम पे, ग्राउंड फ्लोर बी के नाम पे। तो इसमें जो डीड बनता है इसको कहते हैं सर पार्टीशन डीड। जब तक पापा था तब एक थे, अब पापा नहीं है तो फिर हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं केस में बनता नहीं है, शादी होने के बाद और मुश्किल पड़ जाते हैं, आम जिंदगी की बातें हैं सर, ठीक है। तो पार्टीशन डीड बन गया। अब पार्टीशन डीड को भी क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के तहत दोनों भाई के नाम पे रिकॉर्ड हो गया, दोनों के नाम पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जिसका जैसा है बन गया, ठीक है। लेकिन ये तभी वैलिड माना जाएगा जब इसका स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के घर में जमा करोगे, लीगल फीस गवर्नमेंट के घर में जमा होगा और रजिस्टर उसको रजिस्टर करेगा दोनों भाई के नाम पे। तभी जाके वो कोर्ट में क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा। डॉक्यूमेंट्स तो बनेगा ही, साथ में एविडेंस भी, भाई प्रॉपर्टी आपका है, प्रूफ क्या है? सर मैंने स्टैम्प ड्यूटी दिया है, मेरे नाम पे रजिस्टर है, रिकॉर्ड किया गया है, राइट जेनरेट किया गया है, तभी मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा है। अगर मेरा स्टैम्प ड्यूटी नहीं दिया रहेगा, अगर मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं रहेगा, अगर मेरे नाम पे रिकॉर्ड या राइट क्रिएट नहीं होगा, तो मैं कभी एविडेंस प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा। मॉर्गेज प्रॉपर्टी के केस में भी हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हो ना, कई केस में हम लोग लोन वगैरह लेते हैं, बदले में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं। अरे ऐसा करते कि नहीं करते? प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन वगैरह लेने के टाइम पे, बोलो।
अरे बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ट्रांसफर और ट्रांसफरी, मॉर्गेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, मॉर्गेज जब करते हैं तो बदले में क्या होता है, मॉर्गेज डीड बनेगा कि भाई मेरा प्रॉपर्टी में मॉर्गेज कर रहा हूँ, बदले में तुमसे लोन ले लूंगा। कितना लोन? 60 लाख का। ये अपने मर्जी से लिखा था सर, 60 लाख 70 लाख 60 करोड़ जो भी है कर लेना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ओनर जो है ये ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये भी सर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, हाँ, क्योंकि ये मॉर्गेज है, जब लोन वापस कर दूंगा, मतलब ये ए ने बी को दिया था मॉर्गेज में, तो बी ए को 60 लाख दिया था, ठीक है। अब मानो जब ए 60 लाख वापस कर देगा तो बी ए का प्रॉपर्टी छोड़ देगा, मतलब बी का राइट क्रिएट होके रखा था ना, बी का राइट क्रिएट हो गया था, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में। अच्छा, इस केस में ट्रांसफर ही वर्ड ना ही लिखो तो अच्छा है, बिकॉज ये तो जस्ट मॉर्गेज है, दिस इज जस्ट अ मॉर्गेज, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है बी के पास, बट प्रॉपर्टी कुछ दिनों के लिए राइट जा रहा है इसका, तो राइट ट्रांसफर टू बी, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट, पेन को क्या हो जाता है बीच बीच में, राइट ट्रांसफर टू बी, ठीक है। और ये ए का क्या केस है सर, ए का राइट जो है लिमिटेड हो जाता है, पूरा हक नहीं मिलता उसको प्रॉपर्टी पे, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज क्या कर रखा है, अगर वो लोन वापस नहीं कर पाएगा तो बी का हक आ सकता है, ठीक है। तो राइट नॉट एक्सटिंग्विश, मतलब ये ए ने पूरा हक नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन उसका खुद का राइट भी लिमिटेड हो चुका है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी में अभी उसका पूरा हक नहीं रहेगा, लिमिटेड हक रहेगा, ठीक है। लिमिटेड हक इसलिए क्योंकि लोन रीपे कर देगा तो बाद में मिल जाएगा ना, और बी का भी पूरा हक नहीं आएगा, ठीक है। अगर लोन रीपे हो जाएगा ए की तरफ से तो बी को भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ेगा। ये बैंक के साथ भी होता है, बैंक भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। तो इसके लिए क्या बना सर, मॉर्गेज डीड बना, इसको भी वैलिड बनाना है तो स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। ये मैं आप लोगों को लिख लेने के लिए बोला था कि स्टैम्प ड्यूटी पे करो और इसको लीगल बना दो, लीगल ट्रांसफर बना दो, ठीक है, क्योंकि जब तक स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं होगा ये ट्रांसफर मॉर्गेज सब लीगल नहीं माना जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखे थे सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक एग्जांपल था, ये भी बड़ा जबरदस्त एग्जांपल था, ठीक है। क्रेडिटर डेटर का केस था, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है जो लास्ट क्लास में थे। संपत स्नेहेश के एग्जांपल क्रिएट किए थे, संपत क्रेडिटर था, स्नेहेश डेटर था। सर डेटा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नॉलेज आप लोगों को अकाउंट्स में मिला होगा। अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत क्या होता है, जैसे मानो कि क्रेडिटर और डेटर कैसे होता है, जैसे यहाँ पर हमारे संपद, और आज संपद क्लास में नहीं है, संपद और स्नेहेश, स्नेहेश संपद ने स्नेहेश को कुछ सेल किया था, उसका वैल्यूएशन था 1 लाख का। तो स्नेहेश ने बोला कि अभी पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि स्नेहेश कौन है, डेटर है, तो उसको पैसा देना है क्रेडिटर को। तो स्नेहेश बोला संपद को कि भाई अभी नहीं दे सकता, तुम एक काम करो, मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो बिल ड्रॉ कर लिया। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मैंने लास्ट वीक दिखाया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे देखने में होते हैं, आज फिर से मैं बात करूंगा सेक्शन वाइज, ठीक है। तो क्रेडिटर को क्या, क्रेडिटर जो है ना सर, एक्चुअली एसेट इसी का है, पैसा किसको मिलने वाला है, संपत को कि स्नेहेश को, प्लीज टेल मी, पैसा किसको मिलने वाला है, संपत को कि स्नेहेश को? जो क्रेडिटर को पैसा मिलेगा कि डेटर को पैसा मिलेगा, बताओ ना सर। क्रेडिटर को पैसा मिलेगा। तो ये एसेट किसके पास क्रिएट होगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर के पास क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये एसेट क्या है सर, बिल्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये देखो, ये जैसे ही क्रेडिटर मतलब संपद ने बिल ड्रॉ किया तो संपद बन गया ड्रॉयर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया वो बन गया ड्रॉई। अब ड्रॉई मतलब सर जिसके पास बीपी है, बिल्स पेबल, ये अकाउंट्स का बात है सर, आप लोग बचपन से करते हो, क्लास 11 से सिखा जाता है, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, मैम के पास फिर से अकाउंट्स में मैम शायद कराएंगे आप लोगों को, मुझे जितना पता है, या फिर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में ये क्लास में कराया जाता है। तो स्नेहेश के पास बीपी है, ठीक है, पूरा जर्नल एंट्री के साथ सिखाया जाता है। तो स्नेहेश के पास बिल्स पेबल है, अब स्नेहेश को पेमेंट करना होगा जब संपद बोलेगा। अगर संपद बोलेगा कि तुम किसी और को दे देना, ठीक है, मतलब संपद से किसी और को मिलने वाला है, तो संपद स्नेहेश को बोलेगा तुम उसको ना किसी को एंडोर्स कर देना। तो जब बोलेगा करना पड़ेगा, उसका ऑब्वियसली पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, उसी एग्रीमेंट के थ्रू से भाई 3 मंथ्स लेटर, 1 मंथ लेटर, ठीक है। ये 1 लाख पेबल ऑन ऑर्डर, क्या लिखा है सर, पेबल ऑन ऑर्डर। एक होता है पेबल ऑन डिमांड,
उसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता सर, ठीक है। ये पेबल ऑन ऑर्डर का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है ना, इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ध्यान से बात को सुनिएगा। पेबल ऑन डिमांड के केस में नहीं बनता है सर, मतलब डिमांड में फटाक से पेमेंट कर दिया जाता है एक सर्टेन टाइम के अंदर, पर दिस इज नॉट पेबल ऑन डिमांड, दिस इज अ पेबल ऑन ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें अगर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट होता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, और ये भी जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये जो पेमेंट करने का जो बात चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से, जो इंस्ट्रूमेंट बना है, इसके थ्रू से लायबिलिटी क्रिएट किसके लिए हो रहा है? डेटर के लिए, ठीक है। और एसेट क्रिएट किसके लिए हो रहा है? क्रेडिटर के लिए, ठीक है। तो राइट क्रिएट हो रहा है क्रेडिटर का और लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है डेटर का। इसके लिए पास है बीपी, इसके पास है बीआर, इसीलिए अकाउंट्स में बीआर को एसेट और बीपी को लायबिलिटी माना जाता है, ठीक है। और इसमें अगर स्टैम्प ड्यूटी का भी जो खेल है, ये स्टैम्प ड्यूटी के थ्रू से पूरा का पूरा खेल बनेगा, और गवर्नमेंट भी इन फ्यूचर में इसका एक एविडेंस मानेगा कि अच्छा स्टैम्प ड्यूटी है मेरे पास, तो मैं भी इसको एक एविडेंस मानूंगा। अब गवर्नमेंट का अलग अलग रूल्स है कि बिल्स के केस में कितना रेट लगेगा नहीं लगेगा, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, बट बात समझने के लिए है सर, समझने लायक है कि भाई अगर क्रेडिटर डेटर के बीच में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करके एसेट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एसेट ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम स्टैम्प ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। और स्टैम्प ड्यूटी लगाने से ही वो लीगल ट्रांसफर माना जाएगा। ये बात भी मैंने लास्ट वीक करा था आप लोगों से। सिमिलरली ऐसे ही बिल्स की तरह ही था, प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट था। प्रॉमिसरी नोट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा ही है, बट थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सिंपल है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे एंडोर्स होता है, प्रॉमिसरी नोट में ऐसे एंडोर्स वगैरह नहीं किया जाता। इसमें भी क्रेडिटर डेटर होता है, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम 50,000, जैसे मानो फिर से मैं संपत स्नेहस पे ही बात उठाया था, ठीक है, कि संपत क्रेडिटर है, स्नेहस डेटर है। अब स्नेहस संपत से कुछ उधार लिया था या कुछ प्रोडक्ट खरीदा था क्रेडिट में, अब स्नेहस को संपत को रीपे करना है, तो उसके लिए एक प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है, और प्रॉमिसरी नोट में स्नेहस बताते कि भाई इतना दिन बाद मैं तुम्हारा पेमेंट तुमको कर दूंगा, और फिर नीचे दोनों ने साइन कर देता है, मेकर का साइन वो पेई का साइन कर देता है। तो ये प्रॉमिसरी नोट भी इस तरह से वैलिड बनाया जाता है। इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट ये प्रॉमिसरी नोट हो गया, इसके लिए भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तभी जाके ये लीगल ट्रांसफर माना जाएगा। सर ऐसा है क्या? यस ऐसा है, और तभी जाके ये क्रेडिटर के लिए एक एसेट बन जाएगा और लायबिलिटी बन जाएगा डेटर के लिए। याद आ रहा है सर? ये सभी चीजें मैं लास्ट वीक बताया था आप लोगों को, और इसी मुद्दे पे मैं आप लोगों को एक और चीज समझाया था सर, कन्वीनियंस, ठीक है। ये कन्वीनियंस क्या है? ये एक ट्रांसफरेबल कॉन्सेप्ट की में बनाया गया है सर लॉ के अंदर। मैं आपको आगे और बताता हूँ। कन्वीनियंस दो तरह का होता है, मूवेबल एंड इमूवेबल। कन्वीनियंस क्या होता है सर? इसमें राइट क्रिएट होता है कन्वीनियंस डीड बना के, ठीक है। कन्वीनियंस डीड के अंदर ये सब इंस्ट्रूमेंट भी लग जाता है सर, कन्वीनियंस डीड बनता है। मैं आपको आगे बताता हूँ कन्वीनियंस डीड, आज बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर बोल, इतना देर से मैं जब आपको इंस्ट्रूमेंट समझा रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ स्टैम्प एक्ट बताते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? एवरी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच एनी राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। इतना देर से जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये आपका मॉर्गेज डीड इंस्ट्रूमेंट है, सेल डीड इंस्ट्रूमेंट है, पार्टीशन डीड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड इंस्ट्रूमेंट है। अब समझ रहे हो ना? मतलब लंबा लिस्ट बन जाएगा। एवरी डॉक्यूमेंट बाय व्हिच एनी राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड और ट्रांसफर्ड, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी ट्रांसफर करोगे, जो भी कुछ करोगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से करोगे। इंस्ट्रूमेंट का क्या है? लिमिटेड भी हो सकता है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बताया था अभी कुछ देर पहले, मॉर्गेज डीड, उसमें लिमिटेशन था, एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि भाई मैं इतना दिनों के लिए तुमको ये लीज डीड को एक्सटेंड करता हूँ। तो लिमिट भी जैसे बनाया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एक्सटिंग्विश भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कन्वीनियंस आ जाता है, नॉर्मली कन्वीनियंस पे सारा डीड आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट में कन्वीनियंस आ जाएगा, लीज आ जाएगा, मॉर्गेज आ जाएगा, प्रॉमिसरी नोट आ जाएगा, ठीक है, विल भी आ जाएगा। विल होता है ना, वो जो नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए विल बना के जाते हैं, और ये विल नॉर्मली गुजरने के बाद ही काम आता है। विल बना के जाएगा, कोर्ट में दे के आएगा, ठीक है, फिर लॉयर के पास रहेगा, तो लॉयर आके बाद में उस एज पर विल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सब हम लोग मूवीज में बहुत देखे हैं, इवन रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बट नॉट ऑर्डिनरी लेटर्स। बात को समझिएगा सर, ऑर्डिनरी लेटर, मेमोरेंडा और अकाउंट्स, ये सब चीजें क्या नहीं होता सर? इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ये भी मैंने लास्ट वीक समझाया था।
इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड कन्वीनियंस, लीज, मॉर्गेज, प्रॉमिसरी नोट, विल एटसेट्रा, बट नॉट ऑर्डिनरी लेटर्स। अगर कोई नॉर्मल चिट्ठी लिख के जाता है ना और बोलते हैं कि इसके हक में मिल जाएगा, नहीं, नॉर्मल चिट्ठी को इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जा सकता। नॉर्मल मेमोरेंडम लिख के गया, नहीं, ठीक है, अकाउंट्स लिख के गया, नहीं, ठीक है। और एक चीज भी यहाँ पर बता के रखा था सर, ये भी मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, एन अनसाइंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, एन अनसाइंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया गया, जैसे मैं आपको अभी कुछ देर पहले सेल डीड दिखाया जा रहा था ना सर, जैसे मानो एक सेल डीड है, सेल डीड ये सेल डीड एक ड्राफ्ट बना के रखा गया है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं, ये देखो ये सेल डीड है। अब इसमें सारा का सारा फिलअप कर दिया गया, लेकिन इसमें साइन नहीं किया गया। इसमें ऐसे साइन किया जाता है सर, ठीक है, इधर भी करते कोई कोई, नीचे भी करते कोई कोई। तो अगर ये साइंड नहीं है, ठीक है, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? नहीं। अनसाइंड है तो उसका वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिंपल बात है सर। अगर अनसाइंड है तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अरे बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बोलो ना। हेलो, बोलो सर, बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या कहा सर अभी? अनसाइंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट राइट। ओके, इसमें कोई राइट क्रिएट नहीं करता। A letter acknowledging receipt of a certain sum borrowed, अगर आपने किसी से कोई sum borrow किया था, ठीक है, तो उसने आपको बदले में एक रिसिप्ट दिया था, ठीक है। A letter which acknowledge receipts of a certain sum borrowed, ठीक है, अगर आपने किसी से कोई बोरो वगैरह किया या किसी को बोरो दिया, ठीक है, किसी को लोन दिया, बदले में रिसिप्ट लिया, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसको रेट स्पेलिंग गलत हो गया था, एट ए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर ए पर्टिकुलर बोरोड, ठीक है, एक पर्टिकुलर बोरोड के लिए, दैट विल बी रिपेड विद इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब समझ में आया? नॉर्मल लेटर जो होता है वो उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन लेटर एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट, वो कई बार हम लोग ऐसे सादा सफेद पेपर में भी ना रिसिप्ट बना के दे देते हैं कि आई रिसीव द सम ऑफ रुपीज, ऐसा करके लिखते हैं ना सर। अरे ऐसा करके लिखते हैं ना, कई बार हमारे पास अगर बिल भी नहीं है, आप बस ऐसे नॉर्मल वाइट पेपर लो और उसमें ऐसे लिख दो सर कि आई रिसीव द सम ऑफ रुपीज 10,000 ऑन दैट डे फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, फिर नीचे साइन कर देते हैं। तो ये जो रिसिप्ट माना जाता है ना सर, ये रिसिप्ट जो है, ये रिसिप्ट को एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। बात समझ में आ रहा है सर? इस तरह का जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, मैंने बोरो किया उनसे, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू से है, पर्टिकुलर बोरोड के लिए है, तो वो पर्टिकुलर एक डेट में रिपे भी करने का वादा करता है, तो ऐसे केसेस में ये एक इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। बट नॉर्मल ऑर्डिनरी लेटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। बात समझ में आया? एक केस लॉ भी बताया था आप लोगों को लास्ट वीक, अशोक कलाम बोल के, कैपिटल बिल्डर्स का। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द फोटोकॉपी ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। किसी एग्रीमेंट पेपर का फोटोकॉपी जो है ना सर, उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। इसका एक फेमस केस बना था इसका, अशोक कलाम एंड कलाम कैपिटल बिल्डर्स का। फोटोकॉपी मतलब जेरॉक्स कॉपी, ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट पेपर का जेरॉक्स कॉपी को इंस्ट्रूमेंट नहीं माना सकता, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके, समझ में आ रहा है। सिमिलरली मैं और एक चीज भी बताया था कन्वीनियंस के बारे में। कन्वीनियंस के बारे में बताया गया था सर, कन्वीनियंस क्या है? द टर्म कन्वीनियंस इंक्लूड अ कन्वीनियंस ऑन सेल, ठीक है, एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है, एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है, उसको कहा जाता है सर, वो कन्वीनियंस का ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कन्वीनियंस में सब कुछ आता है बट उसमें विल नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 क्लियरली बताते हैं कन्वीनियंस के अंदर ऑलमोस्ट सारा का सारा ट्रांसफर आ जाता है, विल ट्रांसफर नहीं आता। थस ऑल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल वेदर ऑन सेल आर नोन एज कन्वीनियंस।
वेदर ऑन सेल, अगर वो परमानेंट ट्रांसफर में जा रहे हैं तो वो कन्वीनियंस डीड बन जाएगा, ठीक है। और कन्वीनियंस डीड में सारा चीज आता है विल को छोड़ के, ठीक है, जैसे सेल डीड, एक्सचेंज डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, ट्रांसफर डीड, ये सभी चीजें कन्वीनियंस के अंदर आ सकता है, ठीक है, ये आ जाता है विल को छोड़ के। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट में बात किया था मैंने लास्ट वीक, जो लोगों ने लास्ट वीक का क्लास नहीं किया था, मैं ऑलमोस्ट सारा पॉइंट फिर से रिवाइज करा दिया। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है सर। ये एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन क्या है सर? आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लोग पढ़े हो ना सर, उसमें भी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन इसके ऊपर बात की है, ठीक है। अभी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन क्या है? ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। द वर्ड्स एग्जीक्यूटेड यूज्ड विद रेफरेंस टू द इंस्ट्रूमेंट मींस साइंड, ओके। एक्सटेंशन एंड एग्जीक्यूशन मींस सिग्नेचर। सिग्नेचर करने से साइन होता है और साइन होने से वो इंस्ट्रूमेंट बनता है। जैसे अभी मैं बोला आपको कि जब तक वो साइन नहीं होता वो इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। सिग्नेचर इंक्लूड मार्क बाय एन इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन ऐसे थंब प्रिंट देते हैं। अरे इलिटरेट पर्सन क्या देता है, उसको क्या बोलते हैं सर? थंब प्रिंट देते ना, आप लोग देखे होंगे ऐसे। सर थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन, यस। ऐसे टाइप का देता है ना इलिटरेट जो होते हैं सर, इसे भी साइन माना जाता है, ठीक है, ये बात का याद रखिएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशंस मीन सिग्नेचर। सिग्नेचर इंक्लूड मार्क बाय एन इलिटरेट पर्सन। एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी ओनली ऑन बीइंग, जो इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प ड्यूटी में चार्जेबल होते हैं, ठीक है, ओनली ऑन बीइंग एग्जीक्यूटेड इज नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी अंटिल इट इज साइंड, ठीक है। मतलब बात फिर से सुनो सर। एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी ओनली ऑन बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जो स्टैम्प ड्यूटी में आएगा वही एग्जीक्यूटेड होगा, इज नॉट लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी अंटिल इट इज साइंड। जब तक साइन नहीं होगा तब तक उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये बातें मैं लास्ट वीक बताया था, ठीक है। मैं फिर से एक बार स्टैम्प ड्यूटी को समझाने के लिए रिवाइज भी किया, जिन लोगों के लिए रिवीजन जरूरी था रिवाइज भी हो गया, लेकिन फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, तो आप लोग पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाओ सर। एक्चुअली लास्ट वीक में सिर्फ लिखाया था, समझाने का उतना मुझे टाइम नहीं मिला था, ठीक है, इसलिए मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार समझा भी दिया। बोलो सर। हेलो, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी सर। तथा स्नेहेश, अभिषेक, रोशनी, नंदिनी, टेल मी सर। ज्योति, समझ में आ रहा है ना स्टैम्प ड्यूटी क्या है? आई थिंक इतना देर से ये तो समझ में आ गया कि स्टैम्प एक्ट क्या है, ठीक है। लेकिन स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे स्टैम्प एक्ट रिगार्डिंग आपसे अभी करना है। अच्छा लिखो सर थोड़ा सा। लिखिए सर, लिखिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो इतना देर से स्टैम्प क्या है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किए जाएंगे, एग्जीक्यूशंस किया जाएंगे, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ना स्टैम्प ड्यूटी का। स्टैम्प ड्यूटी क्या है सर? ये मैं आपको बार बार बोलूंगा सर, ये एक फिजिकल मेजर है गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है सर, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, बहुत पैसा चाहिए उनको। तो मतलब क्या बताएं, मतलब जहां से मिले लपेट लो टाइप का, वो छोड़ेगा नहीं ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं। मैं आपको कुछ रियल केस भी बताऊंगा। एक रिसेंट एक तमिलनाडु गवर्नमेंट का केस बना है, उसके ऊपर भी एक बात करूंगा आपसे। लिखिएगा इसमें, स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट टैक्स ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स। सिंपल बात है। स्टैम्प ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट का टैक्स है लीगल डॉक्यूमेंट्स पे। यूजुअली कब लेता है? यूजुअली इन दी ट्रांसफर ऑफ एसेट, यही बोलेंगे ना सर, यूजुअली इन दी ट्रांसफर ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो मैंने बात किया ना इन सिंपल एकदम, इसको आप ऐसे बोलो कि मतलब कोई भी, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज,
वेरी सिंपल लैंग्वेज, आम आदमी की भाषा में, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स यूजुअली इन द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी। ओके, क्या होता है सर केस में? सर लिखना प्लीज, स्टेट कलेक्ट्स इट एज पर स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से। स्टेट कलेक्ट करेगा स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से। अच्छा, रेट क्या होता है सर? सर रेट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि रेट ऑलमोस्ट क्या रहता है हमारे देश में, ठीक है। फ्रॉम आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक मैंने आपको दे दिया। ऐसे चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी इज पेड एट एन लीगल एविडेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी ओनरशिप, ठीक है। प्रॉपर्टी का आपका ओनरशिप है, उसका एविडेंस मतलब एविडेंस जुगाड़ करने के लिए आपको देना पड़ता है। वंस यू हैव फाइनलाइज्ड द प्रॉपर्टी यू वांट टू परचेज, द नेक्स्ट स्टेप टू अंडरटेक रजिस्टर द प्रॉपर्टी इन योर नेम in the municipal records or pay the stamp duty charges applicable on the property transaction. This will save you from any future legal battles. Legal battles on land purchase are rampant in India. It is thus advisable to pay stamp duty on land purchase without any delay. चाहे जमीन खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, जो भी खरीदना है खरीदो, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी दे के खरीदो। सर ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ऐसा लगा किसी का अनम्यूट हुआ है, बोलो बोलो सर, कुछ क्वेश्चन है क्या मन में? अच्छा, रेट वैरी करता है नॉर्मली हमारे देश में, मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4% से लेके 10% का सिनारियो देखने को मिलता है ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू। और इसका रीजन भी मैंने आपको एक बार बताया, फिर से डिटेल्स में बताता हूँ, रुको। अच्छा, कौन पे करता है? कौन पे करता है स्टैम्प ड्यूटी? बायर। अब ऐसे बोलो, ट्रांसफरी। हाँ सर, ट्रांसफरी। और हर केस में तो बायर सेलर नहीं होता ना, डिफरेंट केसेस होता है, तो आप ट्रांसफरी वर्ड यूज कर सकते हो। पेड बाय ट्रांसफरी जनरली। हाँ, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हो भी सकता है कि ट्रांसफरर भी पे कर रहा है, डिपेंड करता है कि ट्रांसफर और ट्रांसफरी में क्या एग्रीमेंट बना है, दैट इज इन कॉमन सेंस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ मैं। और क्या बताए सर? अच्छा, कब पे करते हैं? पेबल एट दी टाइम ऑफ, कब पे करेंगे? सर इसको ऐसे बोलो ना, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट। इसीलिए मैं आपको एग्जीक्यूशंस के ऊपर बता रहा था, एग्जीक्यूशंस कब होता है, ठीक है, जब जिस दिन ट्रांसफर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उस दिन पेमेंट करना पड़ता है। पेबल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट। सर बदले में क्या डॉक्यूमेंट मिलता है? सर डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना पड़ता है, या बेसिकली रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट में मिलता है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है और स्टैम्प ड्यूटी भी जमा हो जाता है। और ये डॉक्यूमेंट क्या काम में आता है सर? ये डॉक्यूमेंट आपका क्या काम में आता है बताओ? कैन बी सबमिटेड एज एविडेंस, है ना सर? इन फ्यूचर में कोई आपको पूछ ले भाई ये प्रॉपर्टी किसका है, तो तुम एविडेंस दे सकते हो भाई मेरा है या किसी और का है। कैन बी सबमिटेड एज एविडेंस इन कोर्ट। ओके, तो ये वन ऑफ द बिग रीजन है स्टैम्प ड्यूटी का, ठीक है। मतलब आप क्यों पे करोगे और गवर्नमेंट क्यों लेता है, इसका तो बड़ा सिंपल रीजन है सर,
क्योंकि गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स है सर। और ये सारा का सारा पेमेंट जो किया जाता है ना सर, ये एज पर स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से। ये बात मैंने लास्ट वीक भी बताया था। ये एक फिस्कल लेजिस्लेशन है। कुछ बेसिक बातें मैं अभी लिखा दे रहा हूँ, इसका डिटेल्स में पढ़ना होगा सर। हम इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर भी जाओगे ना, यही बातें आपको डिटेल्स में कहा गया है, जो मैं आपको अभी समरी वाइज बता रहा हूँ। ये देखो क्या लिखा है, इट्स अ फिस्कल लेजिस्लेशन। आप समझ रहे हो ना, फिस्कल मतलब बेसिकली डीलिंग विथ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लेना है। और ड्यूटी का एक मतलब ये होता है स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी का टैक्स का ही दूसरा नाम है ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी एक दूसरा मतलब एक दूसरा टाइप पे बोलने का एक तरीका है कि भाई ठीक है, टैक्स ना बोलो, ड्यूटी बोल दो, ठीक है। मतलब टैक्स देना भी ड्यूटी है और ड्यूटी देना भी ड्यूटी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बात है सर। आता हूँ सर, आता हूँ, ये सब स्टोरी भी बताऊंगा आप लोगों को। तो स्टैम्प एक्ट 1899 ये क्या हो गया सर, फिस्कल लेजिस्लेशन, ठीक है। पावर टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी, मतलब ये पूरा पावर यहीं से आता है। पावर टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो पावर टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी, ये पावर किसके किसके हाथ में है सर? हाँ सर, स्टैम्प ड्यूटी लगाने का पावर किसके किसके हाथ में है? जैसे कि मैं आपको पावर के बारे में स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अच्छा फिर से उस पॉइंट को लिखना पड़ेगा। पावर टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी लगाने का नॉर्मल पावर सर हमारा दो गवर्नमेंट है ना हमारे देश में। ये बात ना सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है उसके अंदर भी डिटेल्स में बोला जाता है, ठीक है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ चुके हो एक बार, ठीक है, आई थिंक दे मे नो। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा उनको जब बाद में फिर से मैं कॉन्स्टिट्यूशन कुछ देर बाद स्टार्ट करूंगा कुछ दिन में, तो तब मैं फिर से बताऊंगा। तो पावर टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी ये बेसिकली, इवन ये जीएसटी पढ़ाने के टाइम पे भी मैं बताता हूँ, वहाँ पर भी ये बात करना पड़ता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट भी होता है सर, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट को लिस्ट 1 कहा जाता है और स्टेट लिस्ट को लिस्ट 2 कहा जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट है दोनों का एक मिक्स्ड अप है, ठीक है, जहां पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिक्स्ड अप करके नियम बनाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट छोटा छोटा मैटर था, मैं आपको एक जगह में पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ बताने का कोशिश किया, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ बातें एक बार लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट्स है, ठीक है, लिख लो सर। इतना चीज़ लिख रहे तो वो लिखने में और कितना समय लग जाएगा, लिख ही लेते हैं। लिखिए सर। द लॉ relating to stamps. The Indian Stamp Act (1899) is the law relating to stamps. Law relating to stamps, which consolidates and amends the law
relating to stamp duty। ठीक है, ये लॉ बोला गया है सर। साथ में ये भी बोला कि ये एक फिस्कल लेजिस्लेशन है। क्या बोला? अ फिस्कल। লেখা হয় हाँ बोलो बोलो। একটু উপরে করবেন প্লিজ, লেখা হয়নি আমার। ओके ओके ठीक है। হ্যাঁ, বাস। हो गया। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। अ फिस्कल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो जस्ट लिखना इसमें। इसे तो सर बहुत बड़ा लॉ है, मैं हर एक पॉइंट नहीं लिखाऊंगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स मैं एक बार आपको बताने के लिए बता देता हूँ। इट इज़ अ फिस्कल, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल होता है। हाँ सर, इट इज़ अ फिस्कल लेजिस्लेशन। फिस्कल का मतलब ही होता है फाइनेंशियल। एनविसेजिंग levy of stamp duty on certain instrument, on certain instrument। और इंस्ट्रूमेंट क्या है मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, अब ये मत पूछना सर इंस्ट्रूमेंट क्या बताऊँ, इंस्ट्रूमेंट में बात करते पागल हो गया मैं लास्ट एक क्लास में। अच्छा, अब एक बात करते हैं सर, इसमें चैप्टर कितना है, शेड्यूल कितना है, लिख लेते हैं एक बार। The act is divided into 8 chapters, sir. 8 chapters and there is a schedule. Eight chapters and there is a schedule which contains the rates of stamp duties on various instrument। अच्छा यहाँ तक लिख लिया तो बताना मुझे। हाँ, कंटेंट्स तक लिख लिए, which contains, हाँ contains, which contains तक लिख लिए। है तो ओके, लिखना which contains the rates of stamp duties on various instrument। जो शेड्यूल के अंदर बोला गया है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ उसका डिटेल्स। अच्छा, अब से मैं आपको तब से बता जा रहा हूँ सर, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एक बार मैं बता देता हूँ ना सर, ये यूनियन लिस्ट क्या है। यूनियन लिस्ट का बात जब भी करते हैं, पावर ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर कौन है सर? पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बेसिकली यूनियन लॉ, यूनियन लेजिस्लेचर टू लेवी, लेवी मतलब लगाना, टू लेवी स्टैम्प ड्यूटी।
with regard to certain instruments, ब्रैकेट में लिखना सर, मोस्टली कमर्शियल इन नेचर। ठीक है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा ये नेचर में कमर्शियल नेचर का होना चाहिए सर। ठीक है, मोस्टली कमर्शियल इन नेचर, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी में यूनियन लिस्ट काम करते हैं। सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज, ये पैकेट के बाहर, मतलब इसके बाद एक्चुअली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो यूनियन लिस्ट नॉर्मली यही करते हैं, लिख लिए तो बताइएगा। हो गया लिखना? हेलो सर, लिख लिए? हाँ सर। सर ये जो कॉमर्शियल कैरेक्टर बोला मैंने, ये कॉमर्शियल कैरेक्टर का क्या मतलब है सर? कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ सर, एक बात ध्यान रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड वाला नहीं। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर वाला। ठीक है, जिसमें आप एक्सचेंज में ऑर्डर करते हो कि जब जिसको कहा जाए पेमेंट करने के लिए, ठीक है, वो वाला। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिटेल्स में बताऊंगा, या फिर अकाउंट्स में अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो तो वहां पर भी आपको इसका जानने को मौका मिलेगा। चेक्स, सर चेक भी है क्या? हाँ सर, चेक में नॉर्मली क्या है ना, चेक में स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। ठीक है, नो स्टैम्प ड्यूटी इज लेवाइड नाउ। ये जो चेक हम लोग बैंक में जमा करते हैं ना, बैंक को वो क्या बोलते हैं? चेक भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। चेक इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिस बिल को हम बैंक को देते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे कहते हुए लोगों को ट्रांसफर कर देना, हम बैंक में जाके चेक जमा करते हैं और बैंक को क्या बोलते हैं कि भाई इसको ट्रांसफर कर दो, उसको एंडोर्स कर दो, उसको एंडोर्स कर दो। हाँ, तो एक ऑन डिमांड भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, चेक्स का भी जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, वैसे चेक्स का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर में है। बट सर चेक में नो स्टैम्प ड्यूटी इज लेवाइड नाउ। अभी चेक में गवर्नमेंट कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगा के रखा है, मुझे नहीं लगता लगाएगा बोल के, बिकॉज ये डे टू डे ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा है, तो इस पे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सर इतना समझ लो कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो चेक में भी लगा सकता है, क्योंकि उसके इख्तियार के अंदर है सर। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, ये लास्ट दिन के क्लास में, मतलब इससे पहले वाला क्लास में मैं प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों दिखाया था सर आप लोगों को कि कैसे देखने में होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार चाहो तो वो वाला क्लास जरूर देख लेना कि कैसे देखने में होता है, क्या लिखा रहता है, ये सब बताया गया सर। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट कैसे होते हैं। अच्छा, बिल ऑफ लैडिंग, नेक्स्ट लिखना सर, बिल ऑफ लैडिंग। यहाँ तक लिख लिए तो आगे लिखिएगा। बिल ऑफ लैडिंग, सर आप लोग बिल ऑफ लैडिंग जानते हो क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। তো শিপারদের কাছে থাকে। यस सर, ठीक है, ये बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो नॉर्मली, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो होगा, उस एक्सपोर्ट होने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है ना सर, वो बेसिकली बिल ऑफ लैडिंग होता है। ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग के तहत ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो कुछ ऐसे देखने में होता है। ठीक है,
जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स में सारा का सारा कौन किसके पास जाएगा सामान, ठीक है, किसका है ये प्रोडक्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक दिस। ये देखो सोसाइटी नवल चार्जियस डेल्मस, कौन सी भाषा में लिखा है सर? मोस्ट ऑफ स्पेनिश है, समझ में नहीं आया, बट जो भी है आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये बिल ऑफ लैडिंग इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही देखने में होते हैं, ठीक है, जिसके नाम पे प्रोडक्ट है नहीं है, इसको बिल ऑफ लैडिंग बोलते हैं। इसी के बेसिस पे प्रोडक्ट जहाज के थ्रू से एक देश से दूसरे देशों में, और ये बिल ऑफ लैडिंग का आज के डेट में क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू से रिसिपिएंट के पास पहुंच जाता है, जिसके पास जो बेसिकली इंपोर्ट कर रहा है, और ये बिल ऑफ लैडिंग लेके आएगा तो प्रोडक्ट लेके जाएगा, ठीक है, इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। तो ये बिल ऑफ लैडिंग भी कॉमर्शियल नेचर का है, तो इसे भी स्टैम्प ड्यूटी के अंदर में रखा गया है सर। सर लेटर ऑफ क्रेडिट, this is also, and इंश्योरेंस पॉलिसीज, या फिर ऐसे बोलो पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। अगर घर पे इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो आप उसमें देखना, तो स्टैम्प ड्यूटी के बारे में लिखा रहता है, ठीक है, घर में जरूर होगा इंश्योरेंस पॉलिसी, मस्ट चेक सब। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यस, शेयर ट्रांसफर के केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स नॉर्मली जब सेल होता है उसके बाद फिजिकल फॉर्मेट में जब शेयर ट्रांसफर वगैरह होता है ना, उसमें स्टैम्प ड्यूटी हो जाता है सर। डिवेंचर्स, प्रॉक्सीज एंड रिसीप्ट्स, ये कुछ चीजें होते हैं सर जिसमें जो कॉमर्शियल नेचर के होते हैं, और इसमें गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। पॉइंट 2, स्टेट लेजिस्लेचर। सर पहले वाला सारा लिख लिया ना? हेलो, किसी का कोई बाकी तो नहीं रह गया? बताइएगा। ये क्या है सर? स्टेट लेजिस्लेचर, द पावर ऑफ स्टेट टू प्रेस्क्राइब the rates of stamp duties on other instrument। मतलब सर ये जो सेंट्रल ने जितना सारा चीजों में बात किया ना, ध्यान से बात को समझिए, सेंट्रल ने जितना सारा चीजों में बात किया, इसको छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हो सकता है, वो सभी चीजों में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से स्टेट ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी लगा सकते हैं। समझ रहे हो बात? एनी अदर डॉक्यूमेंट्स स्टेट के इख्तियार के अंदर है सर, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड, तमिलनाडु का केस है, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मैं कुछ दिन पहले ही ये वाला न्यूज़ देख रहा था। ये देखो, दिखाई दे रहा है सर? हेलो, क्या लिखा है देखो, तमिलनाडु कांट लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड सेज PIL। किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया, ठीक है, तमिलनाडु हाई कोर्ट में। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर जो मैं दिखाया आपको? हेलो, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो सर। है सर, साउंड इशू बहुत है आज। ओके, तो ये मद्रास हाईकोर्ट में एक PIL डाल दिया, ठीक है, कि क्या PIL डाला कि तमिलनाडु कांट लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है देखो, चेन्नई का न्यूज़ है, कैन स्टेट गवर्नमेंट लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन दैट टू इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन।
ऐसे तो सर इख्तियार में है, बट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अगर नहीं है ना तो मुश्किल है। ठीक है, तो रेजिंग दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, अ चेन्नई बेस्ड sexagenarian has moved Madras High Court challenging stamp duty levied by Tamil Nadu government on purchase of mutual funds. YR Ganamani या I don't know क्या spelling होगा, argued that such duty cannot be levied in the state since Tamil Nadu has not enacted any law to indicate the rate of stamp duty that can be collected for mutual fund transactions. जब तमिलनाडु ने अभी तक म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस में क्या स्टैम्प ड्यूटी होगा वो इंडिकेट नहीं किया है अपने लॉ में। तो एडमिटिंग द प्ली द फर्स्ट बेंच ऑफ चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी एंड जस्टिस पी डी Odikesawalu directed the state government to respond the plea in the fortnight. Okay, according to the petitioner, a completely flawed procedure is being followed. Okay, and investors have been taxed without any authority or sanction of law. Mutual funds and other instruments which can fall within the ambit of Article 56 of the first schedule of the Stamp Act are taxed at such rate at the quantum passed in the individual states, possibly on the basis of residential status of the investor CRD. मतलब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स है कि इंडियन इन्वेस्टर्स है ये भी देखा जाता है। ठीक है, जो करंट स्टैम्प एक्ट के अंदर बोला गया है, लेकिन उसके लिए अलग स्टेट का अलग एक्ट भी होना चाहिए। सी सेड स्टेट्स हैव नॉट बीन एनेक्टेड एनी लॉ to indicate the rate at which such instrument would be subjected to levy on stamp duty. At any rate, there is no such legislation in Tamil Nadu. Therefore, in the absence of the state setting of the rate of stamp duty in respect of such instrument like certificate pertaining to mutual funds, ठीक है, the very authority to impose tax or receive the same absent is non-existent, सी सेड। तो ये बात बेसिकली कोर्ट के सामने उन्होंने रखा। ठीक है, तो अब उसके ऊपर बाद में कोर्ट ने according to the petitioner entry 91 of the list 1, ठीक है, union list of the 7th schedule to the constitution pertains to rate stamp duty in respect of bills of exchange. Instrument not specifically included in the entry 91 of the list 1 are deemed to be the included by the virtue of residuary clause which appears as entry 63 in the list 2 मतलब state act. The petitioner further referred in article 56A of schedule 1 of the Indian Stamp Act 1899 that provides for the rates of stamp duty pertaining to securities other than debentures. ठीक है, तो इस तरह का डिस्कशंस किया गया। आप लोग बात समझ रहे हो सर? हम लोग जिस मुद्दे पे पूरा डिस्कशंस कर रहे हैं ये पूरा का पूरा PIL उसी मुद्दे पे है। हाँ एग्जैक्टली क्या रे, बोलो सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जिस पर्टिकुलर मैटर पे हम लोग इतना देर से चर्चा करे जा रहे हैं और ये जो डिस्कशंस अभी PIL मद्रास में जो PIL फाइल हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है, बट यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया गया कि क्या म्यूचुअल फंड में तमिलनाडु गवर्नमेंट ड्यूटी लगा सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर बात है। अभी इसके ऊपर क्या डिसीजंस आया आई डोंट नो, अभी भी उसके ऊपर मुझे खबर नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिलता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा, द स्टेट लेजिस्लेचर पावर ऑफ स्टेट ऑफ द प्रेस्क्राइब रेट्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट। সেন্ট্রালের তো একটা ট্যাক্স স্ট্রাকচার থাকে এর উপরে। यस, सेंट्रल का टैक्स स्ट्रक्चर तो है, बट ये तमिलनाडु गवर्नमेंट खुद चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, तब जिन्होंने PIL फाइल किया, इनका कहना है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास म्यूचुअल फंड का रेट के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो जब तक ये लॉ पास नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं लागू कर सकता। मतलब स्टेट असेंबली में पास होना पड़ेगा, PIL फाइल करने वाले का कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल अगर कुछ ले रहा है वो तो है ही, ठीक है, वो सेंट्रल के हिसाब से लेगा। जो भी म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट वगैरह होल्ड करना चाहेगा, ट्रांसफर करना चाहेगा, तो उसमें ड्यूटी देना पड़ेगा। दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो सेंट्रल का है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ है नहीं, ये PIL जो किया उनका दावा है। बुझते पारली था कथाटा? হ্যাঁ স্যার। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है आपको समझ में आ गया, अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब और कुछ बातें देख लेते हैं। सर स्टैम्प क्या है, स्टैम्प के बारे में कुछ बातें। हाँ, तब से स्टैम्प ड्यूटी चिल्ला रहे। स्टैम्प क्या है? स्टैम्प मीन्स एनी मार्क, seal, or endorsement
by any agency or person duly authorized by state government। मतलब अगर किसी एजेंसी के थ्रू से भी हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी ऑब्वियसली होना चाहिए, ठीक है। एंड इंक्लूड्स एन एडहेसिव। एडहेसिव मतलब सर वो चिपका हुआ स्टैम्प, एडहेसिव और इम्प्रेस्ड, ओके। एडहेसिव और इम्प्रेस्ड स्टैम्प, इम्प्रेस्ड स्टैम्प मतलब स्टैम्प पेपर, ठीक है। एडहेसिव और इम्प्रेस्ड स्टैम्प। फिर लिखिएगा फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी, ये स्टैम्प जो एडहेसिव बोला, जो इम्प्रेस स्टैम्प बोला, ये क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है सर, ये एडहेसिव स्टैम्प देखा होगा आप लोगों ने, देखा क्या? ऐसे देखने में होते हैं, पुराने जमाने के भी है, ठीक है। ऐसे एडहेसिव, स्पेशल एडहेसिव 20 रुपीज़, 1000 रुपीज़, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का मिलता है, ठीक है। 2 रुपीज़ का भी एडहेसिव स्टैम्प हुआ करता था, ठीक है। तो ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का स्पेशल एडहेसिव भी होता है। तो ये एडहेसिव स्टैम्प मतलब ये चिपका जाता है, और ऐसे नॉर्मल इम्प्रेशन मतलब जो स्टैम्प पेपर में होता है ना उसको, ठीक है, जो आप लोगों में पहले भी शो किया। तो लिखना फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी चार्जेबल अंडर दिस स्टैम्प एक्ट, ठीक है। लिख लिया सर? हेलो, लिख लिए कि नहीं लिखे, बोलो ना। ओके, सभी ने लिखा ना? अभिषेक लिखे चीज? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली जो भी मेन पॉइंट्स मुझे आपको शॉर्ट में एक बार बता देना था, वो मैंने ये पॉइंट में बता दिया, ये सब लिखने में, ठीक है, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स पे। अभी थोड़ा मैट के अंदर से जाना है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ अभी मैं पढ़ा के देता हूँ आपको, और कुछ घर पे आप खुद से भी गो थ्रू कीजिएगा स्टैम्प एक्ट से, ठीक है। तो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता जा रहा हूँ कि स्टैम्प एक्ट 1899 में आया। ये एक फिजिकल लेजिस्लेशन है डीलिंग विद द टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। द टैक्स इज लिवाइड ऑन द शेप स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू द transaction Supreme Court in the case of A.V. Fernandez versus State of Kerala 1957 All India reporting explained the law relating to the fiscal statutes, and in determining the liability of a subject to tax one must have regard the strict letter of the law and not merely to the spirit of the nature of the substance of the law. If the revenue satisfies the court that the case falls strictly within the provisions of the law, the subject can be taxed. On the other hand, the case is not covered with the four corners of the provision of the taxing statute. No tax can be imposed by inference of analogy or by trying to prove into the intention of the legislature and by considering what was the substance of the matter. In our country, documents are often executed without proper legal advice. Okay? And lawyers are faced with a difficult situation when they find that the document to be put in the court is not properly stamped. Sometimes people are unduly taxed by overzealous officers. Therefore, it is essential for the students to familiar with the law relating to stamp duties. तो ये एकदम बेसिक बात करके रखा है कि क्यों हम सबको यहाँ आप लोगों को स्टैम्प ड्यूटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये 1899 में द लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प व्हिच कंसोलिडेट एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प ड्यूटी, मैं आपको कॉपी में भी लिखा के रखा। इट इज द फिजिकल लेजिस्लेशन एनविसेजिंग लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब प्रूव करने के लिए, एविडेंस बनाने के लिए।
अच्छा, अभी कुछ देर पहले जो PIL बता रहा था वो PIL देखो इसी शर्त में बना हुआ था. Indian Stamp Act 1899 is the law relating to stamps which consolidates and amends the law relating to the stamp duty. It is a fiscal legislation, मतलब basically revenue collection legislation envisaging levy of stamp duty on certain instruments. The act is divided into 8 chapters and there is a schedule which contains these rates of stamp duties on various instruments. Just मैंने आपको अभी लिखाया. एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लेजिस्लेचर है, एक अमेंडमेंट एंट्री मतलब कंकरेंट लिस्ट है. Union list entry 91 gives power to the union legislature to levy stamp duty with regard to certain instruments. ठीक है, मैं आपको अभी लिखाया कॉपी में, आप चेक कर सकते हो. स्टेट लेजिस्लेचर में भी आपको मैं अभी बताया. और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो एंट्री 44. कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के ही रेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको एंट्री 44 में अमेंड किया गया है. ठीक है, तो ये बात बेसिकली कहाँ है कि स्टैम्प ड्यूटी सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट तीनों लिस्ट के अंदर ही रहता है. अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि डेफिनेशंस कुछ है सेक्शन 2 के अंदर, जो आपको एक बार प्लीज घर में अच्छे से गो थ्रू करना है. इसमें काफी सारी चीजें आप लोग जानते हो और काफी सारी चीज आप लोग जानोगे. ठीक है, दिस सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन दिस एक्ट. ठीक है, सब इंपॉर्टेंट, जैसे कि बैंकर कौन है सर? बैंकर इंक्लूड्स अ बैंक and any person acting as a banker. Section 3 of the Negotiable Instrument Act defines a banker as including person or a corporation or company acting as bankers. ठीक है, Section 2 subsection 1. Bill of lading क्या है? Bill of lading includes a through bill lading but does not include a mate receipt. ठीक है, वो बेसिकली जहाज में यूज होता है सर. ठीक है, मेट रिसिप्ट को इसके अंदर नहीं रखा जाता, पर जो बिल लैडिंग बेसिकली एक्सपोर्ट में काम आता है सर. बिल ऑफ लैडिंग इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. A bill of lading is received by the master of a ship of goods delivered to him for delivery to X or his assigns. 3 copies are made. 3 कॉपी बना जाता है bill of lading का. Each signed by the master. One is kept by the consignor of the goods. ठीक है, एक मास्टर के पास होते हैं, शिप का मास्टर जो होते हैं. One is kept by the consignor, मतलब जो माल भेज रहे हैं. One by the master of the ship and one is forward to X consignee, मतलब जिसका सामान जहाज में है. ठीक है, ये चीज नॉर्मल ट्रक के डिलीवरी में भी ऐसा ही होता है. हु ऑन रिसिप्ट ऑफ इट, मतलब ये जो एक्स है जिसका सामान जहाज पे लोड होके जा रहा है, सपोज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ये एक्स के पास जो कंसाइनी है, हु ऑन रिसिप्ट ऑफ इट, मतलब ये बिल ऑफ लैडिंग रिसीव करने के बाद ही acquires property in the goods. It is a written evidence in a contract of the carriage and delivery of goods by sea for certain freight. When goods are delivered on a board or ship, the receipt is given by the person in charge at that time. This receipt is known as the mate receipt. I hope you understand. When goods are delivered on board or a ship, the receipt is given by the person in charge at that time. And उस receipt को mate receipt कहा जाता है. The shipper of the goods return this receipt on the master before the ship leaves. जहाज छोड़ने से पहले गुड्स का जो शिपर्स है वो मास्टर्स को ये रिटर्न कर देते हैं एंड रिसीव फ्रॉम हिम बिल ऑफ लैडिंग, और बदले में उनसे बिल ऑफ लैडिंग लेते हैं जो मास्टर का साइन होता है. तो बेसिकली सिंपल फर्क हो गया मेट रिसिप्ट और बिल ऑफ लैडिंग में. बिल ऑफ लैडिंग में मास्टर का साइन होगा. ठीक है, तो ये बिल ऑफ लैडिंग जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले भी बिल ऑफ लैडिंग के बारे में बता रहा था. कन्वेंस मैं ऑलरेडी लिखा के रखा, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंटली बता के रखा है. द टर्म कन्वेंस इंक्लूड्स कन्वेंस ऑन सेल ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, is transferred inter vivos and which do not otherwise specifically provided for schedule. ऑलरेडी मैं लिखा के रखा सर नोट्स के अंदर. इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, इसके ऊपर में काफी चर्चा किया. एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशंस. अच्छा, ये पॉइंट एक बार देखो, ड्यूली स्टैम्प्ड क्या होता है सर? ये मैं बार बार आपको स्टैम्प बता रहा हूँ. According to section 2 subsection 11, duly stamped as applied to an instrument means that instrument bears an adhesive or impress stamp. ठीक है, या तो स्टैम्प पेपर होगा या तो एडेसिव स्टैम्प के थ्रू से, ऑफ नॉट लेस देन द प्रॉपर अमाउंट, मतलब जिस प्रॉपर अमाउंट का होना चाहिए उस प्रॉपर अमाउंट का स्टैम्प के ऊपर बेस करके, एंड दैट सच स्टैम्प हैज बीन अफिक्स्ड और यूज्ड इन अकॉर्डिंग विद लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया. मतलब आप जो स्टैम्प पेपर यूज कर रहे हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसके ऊपर बेस करके प्रॉपर होना चाहिए. अब डिपेंड करते कि 1 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी है कि 2.5 लाख के ऊपर का प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बात करूंगा. ठीक है, या 10 लाख का प्रॉपर्टी है कि करोड़ों का प्रॉपर्टी है, कि कितना प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर कौन सा एडिसिव लगाना चाहिए, कौन सा स्टैम्प पेपर यूज करना चाहिए, वही बेसिकली कह रहे हैं. तो ड्यूली स्टैम्प का मतलब होता है एज पर द वैल्यूएशन, एज पर द स्टैम्प
पेपर, ठीक है, मतलब जो एज पर वैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है, वही बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बियर्स एन एडहेसिव और इम्प्रेस स्टैम्प और नॉट लेस देन प्रॉपर अमाउंट एंड दैट स्टैम्प हैज बीन अफिक्स्ड और यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, जो उस टाइम पे भारत में चल रहा है, ठीक है, ऐसा तो चेंज होता रहता है। इम्प्रेस स्टैम्प क्या हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, इम्प्रेस स्टैम्प इंक्लूड labels affixed and impressed by the proper officers and stamps embossed on engraved on stamp paper, जो मैं आपको दिखा रहा था सर, ठीक है, इस तरह का, ये इसको बेसिकली इम्प्रेस स्टैम्प्स बोलते हैं सर, ठीक है, इसको इम्प्रेस स्टैम्प्स बोलते हैं नॉर्मली। एक सेकंड, ओके, द रूल फ्रेम्ड under this act invariably prescribe to what documents impressed stamps are to be used. The term includes both a stamp impressed by the collector and the also stamp embossed on stamp paper. Special adhesive stamps are labels. ठीक है, ये पहला केस यूज हुआ था गंगा देवी वर्सेस स्टेट्स ऑफ बिहार में, ठीक है। ये देखा गया था कि उसमें स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प्स या फिर लेबल को भी यूज किया गया था, जो मैं आपको कुछ देर पहले ही दिखाया। The instrument is duly stamped. It has been duly stamped at the time of executions, जब एग्रीमेंट बन रहा है, एंड इज एडमिसिबल इन एविडेंस, और उसको एविडेंस माना जाएगा, मतलब जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का स्टैंप रहेगा, इम्प्रेस स्टैंप होगा या एडहेसिव स्टैंप होगा, थ्रू अ स्टैंप इज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड और लॉस्ट। ये अगर लॉस्ट भी रहेगा, अगर स्टैंप किया हुआ है तो उसका भी वैल्यूएशन माना जाएगा। इसका भी एक केस बना था मेवा कुमारी वर्सेस बोरे, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1934 का, ठीक है, दो स्टैंप इज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड और लॉस्ट, ठीक है, लेकिन क्या बताया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड इफ इट हैज बीन ड्यूली स्टैम्प्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इज एडमिसिबल इन एविडेंस, दो द स्टैम्प इज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड और लॉस्ट। तो इस तरह से आपको अलग अलग स्टैम्प के बारे में भी यहाँ पर डेफिनेशन दे के रखा है। सिमिलरली आगे जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ, Section 2, subsection 2, bills of exchange means a bills of exchange as defined in the Negotiable Instrument Act 1881. बचपन में आप लोग अकाउंट्स में भी किए हो। It includes also an hundi. Sir, actually bills of exchange का पुराना नाम है hundi. And any other document entitling or purporting to entitle any person whether named therein or not, no payment to payment by any other person or to draw upon any other person for any sum of money. क्या है bills of exchange? You know, मैं already क्लास में डिस्कस किया पहले ही। The Negotiable Instrument Act defines bills of exchange as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, ठीक है, जो ड्रॉयर है या वही मेकर है, directing a certain person to pay certain sum of money, जिसके पास बीपी है, ठीक है, ड्रॉई, ठीक है, only to or to the order of a certain person or to bearer the instrument, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट जो बियर करेगा, ठीक है, वो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। जैसे चेक जो बियर करता है वो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बियर करेगा वो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बियरर, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, ये क्या होता है, ठीक है, ये देख लो, एक हो गया पेबल ऑन ऑर्डर, एक होता है पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 स्टैम्प एक्ट, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इंक्लूड्स an order for the payment of any sum of money, bills of exchange or promissory note for the delivery of any bills of exchange or promissory note in satisfaction of any sum of money or in the payment of any sum of money out of any particular fund which may or may not be available or upon any condition or contingency which may or may not be performed or happen. An order for the payment or any sum of money weekly, monthly or at any other said period. मतलब एक डिमांड मतलब क्या है ना, आपका कहीं पर जमा हुआ है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे आप डिमांड कर रहे हो बिल्स के बदले में। A letter of credit, that is to say an instrument by which one person authorize any other person to give credit to the person in whose favor it is drawn. मतलब ये बेसिकली ये लेटर ऑफ क्रेडिट, वीकली मंथली पेमेंट, मतलब आप डिमांड तभी कर सकते हो, जैसे बैंक में सेविंग्स में पैसा है तो आप उसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हो, क्यों, बिकॉज आप ऑन डिमांड उसको मांग सकते हो। तो स्टैम्प एक्ट के हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड इंक्लूड्स, ये जो बोला ना, which on a particular fund से लिया जा रहा है, ठीक है। It may be noted that bills of exchange payable on demand includes even letter of credit as per above definition, ठीक है। Thus the definition of Stamp Act includes many instruments which could not be classed as bills of exchange within the definition of the given by the Negotiable Instrument Act. So यही एक रीजन है कि जब ऑन डिमांड वाला जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसको स्टैम्प एक्ट प्रॉपर नहीं मानता और इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज भी नहीं करता, लेकिन जो ऑर्डर वाला है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन ऑर्डर, उस पे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होता है, जो मैं आपको पहले ही बोल के रखा, ठीक है। बिकॉज ये क्या हो रहा है ना, आपका ही कोई डिपॉजिट जो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू से या फिर पर्टिकुलर फंड से ही दिया जाता है किसी को, तो ऐसे केसेस को इसके अंदर नहीं दिया गया। सिमिलरली यहाँ पर चेक के बारे में भी बोला है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7
of the Stamp Act, check means a bills of exchange drawn on specified banker, not expressed to be payable otherwise than on demand. This definition follows the definition given in Negotiable Instrument Act. It should be mentioned that in India, check are no longer subject to stamp duty. ठीक है, चेक में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है. एंट्री 21 इन द शेड्यूल लिवाइंग ड्यूटी ऑन चेक वाज डिलीटेड बाय एक्ट 5 of 1927. बट सर अगर चाहे, क्योंकि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और चेक क्योंकि एक मतलब एसेट भी माना जाता है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकते हैं, बट इसके अंदर अभी ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं है. ठीक है. बॉन्ड क्या है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 और बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वेयर बाय ए पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर. एक बंदा वादा करता है दूसरे से कि मैं पैसा पे करूंगा तुम्हें, on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be. बॉन्ड बना जा रहा है ना, तो आपको कुछ नियम के अनुसार चलना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप प्रॉपर नियम कानून के साथ हो, बॉन्डेज में बांधते हो, तो फिर वो परफॉर्म होगा. Any instrument attested by a witness not payable to order or bearer whereby a person obliged himself to pay money to another. Any instrument so attested whereby a person obliged himself to deliver grain or other agricultural produce to another. ये एग्रीकल्चरल बॉन्ड भी होते हैं. बेसिकली एक तरह का लोन प्रोवाइड करना किसी को, ठीक है, एक बॉन्ड में रह के. बॉन्ड इज और कुछ नहीं. जैसे आरबीआई भी बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है ना, गवर्नमेंट कंपनीज बॉन्ड इशू करता है. वो बॉन्ड के थ्रू से लोन लेते हैं, मतलब बेसिकली हमसे लोन लेते हैं, बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट पे करने का वादा करता है. ऑब्लाइज. ओके. द वर्ड ऑब्लाइज हैज बीन यूज्ड इन ऑल सब क्लॉसेस इन दिस डेफिनेशन. देयरफॉर नो डॉक्यूमेंट कैन बी बॉन्ड अनलेस इट इज ऑन व्हिच itself create the obligation to pay the money. मतलब आपको ऑब्लिगेशन करते हैं कि आपको देना पड़ेगा, मतलब बाय लॉ आपको करना पड़ेगा. द वर्ड oblige himself to pay money make it very clear that obligation is not a pre-existing one where the liability already exists. It cannot be said that under a subsequent document merely producing the nature of obligation or obligation has been created. मतलब ये obligation है, मतलब है. बॉन्ड का मतलब क्या है ना, बॉन्ड इसलिए इतना सिक्योर माना जाता है. आप लोग गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में भी जानते होंगे. रिसेंटली तो सर आरबीआई का भी, ये मैं म्यूचुअल फंड क्लास में डिस्कस कर रहा था, आरबीआई का भी एक बॉन्ड का निकल गया सर, आरबीआई रिटेल बॉन्ड. ठीक है. आप चाहो तो वहां से भी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से भी आरबीआई बॉन्ड वगैरह परचेस कर सकते हो. ये देखो, सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड्स. ठीक है. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी ऑनलाइन में बॉन्ड भी सेल कर रहा है. ठीक है. तो वैसे ये उस दिन मैं सैटरडे वाला म्यूचुअल फंड क्लास में ही बात कर रहा था कि आजकल ऑनलाइन में जैसे लोग शेयर वगैरह परचेस करते हैं, वैसा बॉन्ड भी परचेस कर सकता है. तो आप चाहो तो इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो सर. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाए गवर्नमेंट के थ्रू से. बात करूंगा कभी इसके बारे में फिर से. तो ये है बॉन्ड. ठीक है. ये बॉन्ड स्टैम्प ड्यूटी के अंदर आ जाता है सर. चार्जेबल के बारे में बोला है सर, बेसिकली वही बात है. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 चार्जेबल एज अप्लाइड टू एन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड और फर्स्ट एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट मींस चार्जेबल अंडर दिस एक्ट. मतलब क्या इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगा? नहीं. टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया when such instrument was executed or where several person executed the instrument at different times first executed. The word chargeable herein connotes instrument chargeable under the Indian Stamp Act 1899 only and not under any other act. ये चार्जेबल का मतलब यही है कि ये चार्जेबल अंडर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अंदर 1899 एक्ट के अंदर माना जाएगा, किसी और एक्ट को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता. लीज क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन इस पे एक पॉइंट है सर. लीज मीन्स अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसके अंदर पट्टा होता है. पट्टा जानते हो आप लोग? ये गवर्नमेंट लोगों को पट्टा बिली करता है. हाँ, इसे हिंदी बंगाली वर्ड्स. ठीक है. उर्दू में भी पट्टा बोला जाता है या कबूलियत भी बोला जाता है. कबूलियत और अंडरटेकिंग इन राइटिंग नॉट बीइंग ए काउंटर पार्ट ऑफ लीज टू कल्टिवेट ऑक्यूपाई और पे और डिलीवर रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. सपोज आपको कोई लैंड मिला है, आपके नाम पे नहीं है बट आपको पट्टा दिया गया है. गवर्नमेंट आपको उस पर्टिकुलर जमीन में रहने का एक बेसिकली अधिकार देता है. आप लोग जानते हो सर पट्टा क्या होता है? ये सीपीएम इसके लिए जाना जाता है सर. जैसे बहुत सारे मतलब जो 77 के बाद जब सीपीएम गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आया, तो बहुत सारे लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं था उनको पट्टा दिया और उनके भी रहने के लिए घर दिया, मतलब बेसिकली ज़मीन दिया. आप लोग जानते हो सर, ये वेस्ट बंगाल का बात किया मैंने, पट्टा बिली करके लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू से ही किया था. सर आप लोग कनेक्टेड हो? मैं बहुत सारा बात कर गया तब से. Yes, sir. ठीक है. ये सीपीएम का कहानी जानते हो ना? सीपीएम जब स्टार्टिंग में आया था हमारे वेस्ट बंगाल में,
कांग्रेस को हटा के 77 में ज्योति बासु के लीडरशिप में। तो सीपीएम ने अभी तक मेरे हिसाब से सीपीएम का किया हुआ सबसे बेहतरीन काम मुझे जो लगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारा चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगता है, स्पेशली जब मैं कंट्री का फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ जो वेस्ट बंगाल के लिए सीपीएम गवर्नमेंट ने किया था। बट एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा था, वो है ऑन दैट टाइम स्टार्टिंग पीरियड में, दैट इज लैंड रिफॉर्म। ऐसे लैंड रिफॉर्म एक्ट इंडिया में था, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली कोई भी स्टेट यूज नहीं किया था। लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए जरूरत भी हो गया था, बिकॉज 1971 में बांग्लादेश पार्टीशन के बाद, पाकिस्तान के साथ उनका लड़ाई के बाद बहुत सारे लोग सर वेस्ट बंगाल में आके मतलब यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आया था, तो उनको जमीन देना, उनको रखना इधर, ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जिसके पास लैंडलेस पीपल्स को ज़मीन बांटना काफ़ी दिन रहने के बाद, ऐसे एक्चुअली क्या है ना, मतलब स्टार्टिंग में उनको ज़मीन देने का बात नहीं था, बिकॉज वार सिचुएशन था। तो बोला गया था कि भाई अभी आप लोग इंडिया में शरण लो, बाद में वापस चले जाना, क्योंकि सबका अपने अपने घर का अधिकार है सर। बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, बहुत ख़राब बात हो रहा है सर। मैं आपको इतना बोलूँगा कि कोई भी कंट्री में किसी को भी मतलब जात पात धर्म के आधार पे आप इस तरह से भगा नहीं सकते, है ना। ये बात बहुत खराब है, और ये चीज़ अगर आप लोग कभी गहराई से सोचोगे ना, आपको मतलब एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। आई डोंट नो आप लोग कभी सोचते कि नहीं सोचते, बट जिस तरह से ये हिंदुस्तान का नक्शा को बदला गया ना, हिंदुस्तान समझते हो ना, भारत या भारत वर्ष, इसके अंदर ये मतलब लोगों को जिस तरह से इधर से उधर किया गया और भारत का मैप को बदला गया, ये चीज़ मेरे को कभी कभी बहुत अंदर से खराब लगता है कि ये अच्छा बात नहीं है, ये बहुत खराब है सर। मतलब आप किसी भी मतलब कंट्री को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। ये गलत लोग ना, कोई गलत मनसूबा का लोग ये चीज़ कर रहा है। मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट इतना बोलूँगा कि आप लोग कभी गहराई से सोचिएगा, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन इसीलिए इतना बहुत ज़्यादा हो गया, भारत का पॉपुलेशन भी बढ़ गया, बिकॉज बांग्लादेश से बहुत सारे लोगों को हम लोगों को अपने देश में रखना पड़ा। पहले सोचा था कि शरण देंगे, फिर बाद में तो ज़मीन देना भी पड़ेगा ना, क्या कुछ उपाय नहीं है। तो जो भी हो, इस तरह से लीज भी, पट्टा भी उसके अंदर आ जाता है, कबूलियत भी बोला जाता है। एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच टोल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आर लेट, एनी राइटिंग ऑन एप्लीकेशन और लीज इंटेंडेड टू सिग्निफाई दैट द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड। तो लीज के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ बातें कर चुके सर। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें आ जाता है। प्रॉमिसरी नोट क्या है मैंने डिस्कस कर दिया, रिसीप्ट क्या है मैं बता दिया, ठीक है। सेटलमेंट, हाँ ये भी आप जानते हो, मीन्स नॉन टेस्टामेंटरी डिपोजिशंस इन राइटिंग, मूवेबल इमूवेबल इन नेचर, कंसिडरेशन ऑन मैरिज for the purpose of distributing property of settler among his family or those for whom he desires to provide, for the purpose of providing for some person dependent on him, for any religious or charitable purpose। बहुत सारी चीज़ों में settlement होता है सर। includes agreement in writing to make such dispositions, ठीक है। the definition of settlement excludes a will, इसके अंदर will को नहीं रखा गया। a will is intended to operate only on death while a settlement operates immediately, ठीक है। settlement of property immediately हो सकता है, will immediately नहीं होता, death के बाद होता है। सेक्शन 2 सेक्शन 24 इसके में बात करता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह ये सब जो मार्केट में अवेलेबल होता है। अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 16 सिक्योरिटी मार्केट, मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी ऑफ सच डिस्क्रिप्शन टू बी कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया और इन यूनाइटेड किंगडम। मतलब जब ये लॉ बना गया था 1899 में, तो उसी टाइम पे ये यूके और इंडिया दोनों के बारे में बोला गया था, क्योंकि ये लॉ काफ़ी पुराना है, जो यूके से मतलब बेसिकली हम लोग ब्रिटिशर्स से ही लेके रखे हैं, ठीक है। स्टैम्प अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 26, स्टैम्प मींस क्या है आई ऑलरेडी टोल्ड, बता दिया सर। इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद ड्यूटी, अच्छा कुछ बातें मैं कर दिया, आप लोग ना प्लीज एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा सारा का सारा, मेन पॉइंट मैंने बता दिया। बिकॉज आप देखना ये पूरा जो भी लॉ बना हुआ है ना, ये बेसिकली इतना देर से जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, और जो डेफिनेशन के बारे में बताया, आगे का सारा चर्चा इसी मैटर पे है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आगे क्या करूँगा, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ कि आगे आगे क्या करना है, चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सेक्शन वाइज वहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आज मैं स्टैम्प एक्ट का पूरा कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, आगे जाके क्या करूँगा, बाकी और भी जो लॉ है उसके ऊपर भी बात करूँगा, और फिर जाके ईच एंड एवरी चैप्टर ओरिएंटेड उसका सेक्शन। लेकिन आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग प्लीज़ उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको
खुद का रीडिंग करने का आदत होना चाहिए, तभी जाके क्या करूंगा, जैसे सारा लॉ एक बार रिवाइज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी सेक्शन वाइज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर का भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट जो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ को समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको डिटेल्स में मैटर को कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है सर। तो बेसिकली इतना ही है आज, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे किसी और लॉ के साथ, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक सेम डे। कोई सवाल है सर, करो फिर। हेलो, बोलो सर बोलो।